WTRLAB। विलेन के हार मानने के बाद फीमेल लीड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 16 बर्फ को बदलने वाला अमर बर्फ को बादलों में बदल रहा है। उसने मना कर दिया। यह आदमी क्या सोच रहा है? उसने वास्तव में हुआ मेंगेइंग को अस्वीकार कर दिया। ये पता चला है कि कई लोगों के दिल टूट गए जब उन्होंने सुना कि हुआ मेंगेइंग ने फैंग चेन को आमंत्रित किया था। ये शुद्ध ईर्ष्या और घृणा है। वह चाहता था कि वह फैंग चेन को अपनी लार से डुबो सके। अगर वे होते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते। ये निमंत्रण हुआ मेंगेइंग से आया था, मैं कैसे मना कर सकता था? इस आदमी को निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। वाकई। साथ ही ये लोग नाराजगी से भर गए क्योंकि हुआ मेंगेइंग ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। कई लोगों ने फैंग चेन को जानलेवा इरादे से देखा। अगर लुक मार सकता था तो फैंग चेन 1000 बार मर गया होता। फैंग चेन, मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। मैं तुम्हें पहले से ही पहचानता हूँ। ये देखकर कि फैंग चेन ने सीधे इनकार कर दिया, हुआ मेंगेइंग ने तुरंत अपनी आवाज़ प्रसारित की। इस टेलीपैथिक संदेश को सुनकर फैंग चेन मौके पर ही ठिठक गया, यह महसूस करते हुए कि उसे वास्तव में पहचान लिया गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर सकता था। हुआ मेंगेइंग को संदेश से भरे चेहरे के साथ देख रहा था। तुमने मुझे कैसे पहचाना? फैंग चेन भ्रम से भर गया था। उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से प्रच्छन्न कर लिया था, वह उसे पहचानने वाली कैसे हो सकती थी? इसका कोई मतलब नहीं है। गुप्त, हुआ मेंगेइंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। उसे गुप्त आनंद का उछाल महसूस हुआ। फैंग चेन के विचारों को सुनने में सक्षम होना उसके लिए कोई रहस्य नहीं था। यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य है। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, खासकर फैंग चेन को नहीं। अगर हम फैंग चेन को बताएं तो हम खेलना कैसे जारी रख सकते हैं? फैंग चेन, मुझे नहीं लगता कि आप पवित्र पुत्र के रूप में अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं, है ना? हुआ मेंगेइंग मुस्कुराए और अपनी आवाज़ प्रसारित की। तो क्या हुआ अगर मैं उजागर हो गया? मेरा साथ कौन कुछ कर सकता है? फैंग चेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा लीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने अपनी आभा को छिपाया और अपना रूप बदल दिया। इसका कारण केवल ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह बिना परेशान हुए शांति से अकेले यात्रा करना चाहता था। अगर उसकी पहचान वास्तव में उजागर हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसके लिए महत्वहीन है। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की ताकत निर्विवाद है और इसलिए उसका अपना है। उसे विश्वास नहीं है कि कोई भी इतना मूर्ख होगा कि उसके साथ परेशानी की तलाश में आए। हुआ मेंगेइंग की आंखें चमक उठीं, मानो फैंग चेन के शब्द समझ में आ रहे हों। ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि पवित्र पुत्र अपनी आभा को छिपा रहा है और अपनी उपस्थिति बदल रहा है, शायद इसलिए कि वह कम प्रोफाइल रखना चाहता है। यदि पवित्र पुत्र की पहचान उजागर हो जाती है तो इससे बहुत परेशानी होगी। हुआ मेंगेइंग ने फिर से अपनी आवाज़ प्रसारित की। क्या आपको लगता है कि मैं अब ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूँ? हर कोई मुझे देख रहा है, फैंग चेन ने बेबसी से कहा। फैंग चेन के लिए अब ध्यान आकर्षित करने से बचना मुश्किल है। उसके आसपास के सभी लोग उस पर जानलेवा निगाहों से घूर रहे हैं। इसके लिए मुझे दोष मत दो, हुआ मेंगेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग चेन की भावनाओं के बारे में जानने के बाद हुआ मेंगेइंग ने पूरी तरह से जाने दिया और बेहिचक हो गई। वह उस आरक्षित व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत था जब वह मूल उपन्यास में फैंग चेन से मिला था। अतीत में हुआ मेंगेइंग हमेशा सहज रहती थी, चाहे वह किसका सामना कर रही हो, लेकिन फैंग चेन एक अपवाद थी। पवित्र कुमारी, ये कौन है? हुआ मेंगेइंग को स्नेह से मुस्कुराते हुए देखकर जू यूनक्सियाओ अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने बस ये सोचा था कि हुआ मेंगेइंग उसकी प्रभावशाली और दबंग उपस्थिति से प्रभावित थी और यहाँ तक कि उस पर गर्व भी कर रही थी। अब तुमने मुझ पर यह स्टंट खींच लिया है। वह पहले से ही हुआ मेंगेइंग को अपना मानता था, वह किसी और को उसे कैसे रखने दे सकता था? यदि वह अपना संयम बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो वह तत्काल कार्रवाई करता और फैंग चेन को अपंग कर देता। पिघलती बर्फ, आप मुझे सच्चा अमर हुआक्स्यू कह सकते हैं? फैंग चेन मुस्कुराया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। बर्फ पिघल रही है, भले ही नाम असली हो या नहीं। स्नो कबीले के जू यूनक्सियाओ के सामने गलत तरीके से बोलना एक उकसावे की बात है। इस तरह का नाम चुनना, विशेष रूप से स्नो कबीले के जू यूनक्सियाओ के सामने, क्या ये सिर्फ मौत को दावत देना नहीं है? वाकई, ये नाम सुनकर जू यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ जिसने सीधे पूरे प्लाजा को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, चलो देखते हैं कि आप इस किताब के लायक क्या करने में सक्षम हैं। जू यूनक्सियाओ ने अपने गुस्से को दबा दिया और एक भयानक आभा बाहर निकल गई जिससे आसपास की जमीन फट गई और पूरी जगह फट गई जैसे कि वह फटने वाली हो। भाई जू, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक नाम है। मेरा नाम हुआक्स्यू हुआ सूप है, लेकिन मैंने वास्तव में कभी बर्फ नहीं पिघली है। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक नाम है जिसने आपको अपना संयम खो दिया और बेकाबू हो गया?
फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह विशुद्ध रूप से नैतिक ब्लैकमेल है। जू योंगसियाओ, वह मूर्ख, हुआ मिंगयिंग को पसंद करता है। हुआ मिंगयिंग की भावनाओं का ख्याल रखने और साथ ही अपने सज्जन शिष्टाचार दिखाने के लिए वह निश्चित रूप से इसे सहन करेगा। यदि जू योंगसियाओ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ऐसा ही हो, सबसे खराब स्थिति में हम उसे मार सकते हैं। ये वास्तव में बर्फ को पिघला देगा। आप काफी बातूनी हैं, है ना? हुआ जू, मैंने तुम्हें कवर कर लिया है। जू योंगसियाओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अपने गुस्से को दबाते हुए। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं क्योंकि उसने आधी मुस्कान के साथ फैंग चेन को देखा। नहीं 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 भाई जू, आपके द्वारा याद किया जाना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये भी सलाह देता हूं कि मुझे याद न रखना सबसे अच्छा है, अन्यथा कुछ अप्रिय हो सकता है। फैंग चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। स्नो कबीले के युवा विलक्षण फैंग चेन डरे नहीं। जू योंगसियाओ का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही हिम कबीले का पवित्र पुत्र आ जाए, फैंग चेन डरेगा नहीं। मिस यंग, ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? जू योंगसियाओ अधीर हो रहा था और विस्फोट करना चाहता था, लेकिन हुआ मिंगयिंग के सामने अपना संयम खोने का विचार एक बहुत ही तर्कहीन बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फैंग चेन से कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने के बजाय हुआ मिंगयिंग से दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगाना बेहतर होगा ताकि हम बाद में इस आदमी से निपट सकें। क्या उसने आपको नहीं बताया? उसका नाम हुआ जू है, आप उसे मास्टर हुआ जू कह सकते हैं। हुआ मिंगयिंग ने पलकें झपकाईं। जू योंगसियाओ को भ्रम से भरे चेहरे के साथ देखा। उसका हर इशारा आकर्षण से भरा होता है, लोगों को मोहित करता है और उनके लिए खुद को बाहर निकालना असंभव बना देता है। मैंने लंबे समय से सुना था कि स्नो कबीले के लोगों की सुनने की क्षमता खराब थी, और आज इसे देखकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अफवाहें सच हैं। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ही था। भाई योंगसियाओ, मेरे पास यहाँ कुछ गोलियां हैं जो सुनने की क्षमता में सुधार कर सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको उनकी आवश्यकता है? हुआ मिंगयिंग ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। उन दोनों ने एक विवाहित जोड़े की तरह पूर्ण सामंजस्य में गाया, जिसमें उल्लेखनीय केमिस्ट्री दिखाई गई। आप? जू योंगसियाओ का चेहरा काला पड़ गया। भले ही वह मूर्ख हो, वह बता सकता था कि ये दोनों उसे मूर्खों के लिए खेल रहे थे। उसने बस ये सोचा था कि हुआ मिंगयिंग उसकी वीरतापूर्ण और दबंग उपस्थिति से प्रभावित थी, जबकि उसे खुद उसके सामने एक सज्जन व्यवहार बनाए रखना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक पंख के पक्षी होंगे। भाई योंगसियाओ, कृपया गुस्सा न करें। इतना गुस्सा मत करो कि तुम अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर दो, या बर्फ सचमुच पिघल जाएगी। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ऐसा था जैसे उन्हें पता नहीं था कि जू योंगसियाओ मौके पर ही विस्फोट करने वाला था। आसपास के लोग जो देखते हैं उससे चौंक गए। वास्तव में ये स्नो ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर कौन है? वह शांत और संयमित लगता है, जू योंगसियाओ से पूरी तरह से निडर नहीं है। दूसरे पक्ष की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है, अन्यथा फ्लावर फेरी उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करती और यहाँ तक कि जू योंगसियाओ के साथ संबंध भी तोड़ देती। बेचारी जू योंगसियाओ, ये दोनों वास्तव में अपने हर शब्द के साथ उसकी नसों को उत्तेजित कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी जू योंगसियाओ इतना घमंडी था, अब वह इतनी दयनीय स्थिति में है। ये वास्तव में काफी दुखद है, लेकिन मुझे इसे देखने में मजा आता है। हाँ, मुझे इस आदमी को इतना गुस्सा आते हुए देखना अच्छा लगता है। हालांकि वे फैंग चेन के जू योंगसियाओ के उकसावे से चौंक गए थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि इस हुआक्स्यू जेनरेन के पास ऐसा करने के लिए भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। इसके अलावा हुआ मिंगयिंग और यह मास्टर हुआक्स्यू आगे पीछे के आदान प्रदान में थे, जिसमें मास्टर हुआक्स्यू ने नेतृत्व किया और हुआ मिंगयिंग केवल उसे प्रतिध्वनित कर रहे थे। इससे पता चलता है कि इस स्नो ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है। बेशक ये भी संभव है कि हुआ मिंगयिंग उसके प्यार में पड़ गई हो, यही वजह है कि उसने ऐसा किया। अंततः इन लोगों में कल्पना की कमी होती है। दोनों क्यों नहीं? यह आत्मघाती है। जू योंगसियाओ अब पीछे नहीं हट सका और उसने अपना रोष प्रकट किया, फैंग चेन पर हथेली से प्रहार किया। एक भयानक आभा बह गई, एक दिव्य प्रकाश को उजागर किया जो अमल में आने वाली थी, जिसमें बेहद मजबूत ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें अजगर की दहाड़ है। हिम कबीले ड्रैगन कबीले के वंशज हैं और उनके पास बेहद दुर्जय ताकत है। छठा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र। जू योंगसियाओ ने हुआ मिंगयिंग के कारण इस तरह से काम किया और हुआ मिंगयिंग के सामने अपने सज्जन शिष्टाचार दिखाने के लिए वह इसे सहन कर सकता था। अब जब हुआ मिंगयिंग और यह हुआक्स्यू जेनरेन एक पंख के पक्षी हैं, तो जू योंगसियाओ अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को अधिक आंकना। फैंग चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, फिर अपनी उंगली फड़काई और ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। अगले ही पल जू योंगसियाओ का हाथ काट दिया गया। एक नर्म पीएफटी के साथ ताज़ा खून निकला और हवा में बिखर गया। आप? जू योंगसियाओ का चेहरा सदमे से भरा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना शक्तिशाली होगा, वह सिर्फ एक आकस्मिक चाल से हार गया।
उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, जिसने जू यूनक्सियाओ को डर से भर दिया। आसपास के लोग भी हैरान रह गए। वे जानते थे कि फैंग चेन बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। जू यूनक्सियाओ उसके सामने एक चींटी की तरह थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे याद मत करो, लेकिन तुम नहीं सुनेंगे। आप वास्तव में एक आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। क्या आपके बड़ों ने आपको यह नहीं बताया कि यदि आप अपने बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा? फैंग चेन ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। जू यूनक्सियाओ का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह तेजी से पीछे हट गया, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं, लेकिन डर के संकेत के साथ भी। प्रतिद्वंद्वी बस बहुत शक्तिशाली था, उनकी ताकत पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। फैंग चेन ने उसे फटकार लगाई जैसे कि वह एक बच्चे को अनुशासित कर रहा हो। मेरी बर्फ पिघलने वाली हथेली तकनीक की बात करें तो मैंने पहले कभी बर्फ नहीं पिघली है। आज मैं भाग्यशाली हूं, इसलिए मैं पहले कुछ बर्फ पिघलाऊंगा, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और अनगिनत दिव्य रोशनी सामने आई, जिससे जू यूनक्सियाओ के भागने के सभी रास्ते सीधे अवरुद्ध हो गए, जिससे उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। यह महसूस करते हुए कि आसपास की जगह को सील कर दिया गया है और एक घातक खतरा आ रहा है, जू यूनक्सियाओ के दिल में बहुत डर महसूस हुआ। दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था और उन्हें उसकी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। साथ ही दाववादी, कृपया पीछे हटो। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। मास्टर हुआक्स्यू, वह हमारे दिव्य पत्थर के मंडप में नहीं मर सकता। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो कृपया उसके दिव्य पत्थर मंडप छोड़ने के बाद ऐसा करें, या यदि आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो अपना कदम उठाने से पहले उसे दिव्य पत्थर मंडप से दूर ले जाएं। यदि जू यूनक्सियाओ की मृत्यु दिव्य पत्थर के मंडप में हुई तो निश्चित रूप से कहना वास्तव में असंभव होगा। आखिरकार जू यूनक्सियाओ जू कबीले का एक विलक्षण व्यक्ति था। यदि वह दिव्य पत्थर मंडप में मर गया तो वे सभी कुछ जिम्मेदारी उठाते और वे दोष नहीं लेना चाहते थे। कोई बात नहीं, अपने जीवन के साथ भागने के लिए बधाई। फैंग चेन ने जू यूनक्सियाओ की ओर देखा और शांति से कहा। यदि ये दिव्य पत्थर मंडप के लोगों के हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो जू यूनक्सियाओ निश्चित रूप से मर गया होता। जू यूनक्सियाओ चुप रहा, बिना एक शब्द कहे वहीं खड़ा रहा। यदि वह फैंग चेन की अवहेलना करता है तो दूसरा पक्ष फिर से हमला कर सकता है और डिवाइन स्टोन पवेलियन की बाधा के बावजूद उसे मार सकता है। डिवाइन स्टोन पवेलियन के प्रभारी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर फैंग चेन को थोड़ा ऊब महसूस हुआ। हुआ मिंगेन की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखते हुए उसने जू यूनक्सियाओ की ओर देखा और शांति से कहा, चूंकि डिवाइन स्टोन मंडप ने ऐसा कहा है, हम आपकी जान बख्श देंगे, लेकिन ये पिछली बार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर अगली बार कोई हो, भले ही स्वर्ग का राजा खुद आगे बढ़े, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू यूनक्सियाओ चुप रहा, इस डर से कि अगर वह बोलता है तो वह फैंग चेन को उसे मारने का एक कारण देगा। अन्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैंग चेन के कौशल को देखने के बाद वे जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये परिवार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि जू यूनक्सियाओ ने एक और शब्द कहा होता तो वह बहुत अच्छी तरह से एक ठंडी लाश बन सकता था। यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। फैंग चेन ने अपना हाथ लहराया। जू यूनक्सियाओ को न मारने का कारण दया से बाहर नहीं था, बल्कि इसलिए कि जू यूनक्सियाओ मूल कहानी में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण चरित्र था, एक छोटा खलनायक। कई बार जियो यूनटिंग के दिखावा करने के प्रयासों का जू यूनक्सियाओ पर शानदार ढंग से उल्टा असर पड़ा। अगर मैं जू यूनक्सियाओ को अभी मार दूं तो क्या यह मूल कथानक में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मेरी योजना को सफल होने के लिए असफलता को छोड़ देगा? वह एक बहुत अच्छा इनाम भी खो देगा। ये कहा जाना चाहिए कि जू यूनक्सियाओ एक चतुर व्यक्ति है जो लचीलेपन और मुखरता दोनों में सक्षम है। यह महसूस करने के बाद कि वह फैंग चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था, उसने मौत को अदालत में रखना जारी नहीं रखा। इस दृष्टिकोण से वह एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। हालांकि फैंग चेन को यह नहीं पता था कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने जू यूनक्सियाओ को इस बार जाने दिया था कि दूसरा पक्ष कड़ी मेहनत करने और लगन से खेती करने के लिए दृढ़ हो गया। जब वे जियो यूनटिंग से फिर से मिले तो अभी भी अपरिपक्व जियो यूनटिंग को जू यूनक्सियाओ ने बार बार पीटा। ये सुनकर जू यूनक्सियाओ ने कुछ नहीं कहा, मुड़ा और चली गई, जिसमें उसका पिछला कोई अहंकारी व्यवहार नहीं दिखा रहा था। दरअसल वह मूर्ख नहीं था। यदि अविश्वसनीय रूप से गर्वित हुआ मिंगलिंग इस तरह से कार्य कर सकती है तो इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष की पहचान असाधारण होनी चाहिए। उनसे भी ऊंचे पद वाले ही पवित्र स्थल हैं। अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष के हाथों मर जाता तो उसके पीछे का हिम कबीला कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब युवा पीढ़ी लड़ रही होती है तो पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह एक अलिखित नियम है। इसके अलावा हिम कबीला उसके लिए 5 पवित्र भूमि का विरोध करने का जोखिम नहीं उठाएगा। ऐसा कदम पूरी तरह से उल्टा होगा। उसका मूल्य अभी तक इतना बड़ा नहीं है कि हिम कबीला ऐसा कर सके। पवित्र पुत्र वास्तव में उल्लेखनीय है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हुआ मिंगेन की मोहक आवाज सुनाई दी जो अंतहीन प्रलोभन से भरी हुई थी।
यहाँ तक कि फैंग चेन भी गहराई से प्रभावित हुए। वह सचमुच मनोरम है। फैंग चेन ने ये सोचकर मन ही अंदर शाप दिया कि हुआ मिंगयिंग वास्तव में लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन मुझे ये पसंद है। फैंग चेन कोई संत नहीं है, वह एक सामान्य आदमी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन चीज़ों को अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा वह हुआ मिंगयिंग को अच्छी तरह से जानता था, ये जानते हुए कि हालांकि यह महिला कामुक लग रही थी, वह वास्तव में एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति थी। ये हुआ मिंगयिंग के चरित्र डिज़ाइन की भी एक विशेषता है, जो एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। हुआ मिंगयिंग लिन लोवेई से भी अधिक रूढ़िवादी थे। एक बार जब आप किसी पर अपना मन लगा लेते हैं, तो आप किसी और के लिए तब तक नहीं गिरेंगे जब तक कि आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं देते। मूल कहानी में ये फैंग चेन ही था जिसने हुआ मिंगयिंग को बार बार निराश किया, जिसने उसका दिल तोड़ दिया और उसे हार मानने के लिए प्रेरित किया। फिर भी जब फैंग चेन गिरने वाला था, तब भी हुआ मिंगयिंग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। कोई भी आदमी अच्छी चीज़ नहीं है। वे सीधे सज्जनों की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अंदर से सड़े हुए हैं। हुआ मिंगयिंग ने अंदर ही अंदर शिकायत की, अगर मैं फैंग चेन के विचारों को नहीं सुन सकता, तो मुझे इस आदमी द्वारा मूर्ख बनाया गया होता। यह आदमी एक सच्चा व्यक्ति नहीं है, वह दिल से एक दुष्ट व्यक्ति है। हालांकि मिंगयिंग ने इन फूलों को अस्वीकार नहीं किया, इसके विपरीत वह उन्हें कुछ हद तक पसंद करती थी। शायद इसे वे मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो कहते हैं। अगले ही पल हुआ मिंगयिंग ने अपने पूरे शरीर को लगभग फैंग चेन के शरीर में निचोड़ लिया, मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और कहा, महाराज, मैं अब थोड़ा थक गया हूँ। क्या आप मुझे पकड़ने के लिए तैयार होंगे? ये सुनकर फैंग चेन के होंठ फड़क गए। इस छोटे से शैतान से निपटना वाकई मुश्किल है। जब आपने ऐसा किया तो क्या आपने मेरी भावनाओं पर विचार किया? क्या आपने अपने चारों ओर हत्यारे और आगजनी करने वाले को घूरते नहीं देखा? सभी की निगाहें फैंग चेन पर टिकी थीं, उनकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। कई लोगों ने अपने शक्तिशाली हथियारों को भी लहराया और किसी भी क्षण प्रस्थान करने के लिए तैयार होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया। युवक, तुम जो कर रहे हो वह जनता के क्रोध को झेल रहा है। इस स्नो ट्रांसफॉर्मिंग इमोर्टल को मार डालो और पवित्र युवती को वापस छीन लो। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये या तो आप हैं या मैं अपने जीवन से संत की रक्षा करने की कसम खाता हूँ। इन लोगों की आंखों में जानलेवा इरादा था, उनकी निगाहें आग फूंकने के लिए लग रही थीं। मैं पुरुषों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन महिलाएं भी ऐसी क्यों होती हैं? फैंग चेन ने पूरी तरह से असहाय महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। हुआ मिंगयिंग वास्तव में आकर्षक है, वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अप्रतिरोध्य है। कोई गले नहीं। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मिस मिंगयिंग, पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। आपको खुद ही चले जाना चाहिए। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं। मेरा अनुमान है कि आप बिना किसी समस्या के कुछ राक्षसी जानवरों को मार सकते हैं। आप किस लिए गले लगा रहे हैं? एक सीधे सादे आदमी के रूप में मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वह आदमी बहुत नीच है। हुआ मिंगयिंग ने मन ही अंदर शाप दिया। अभी एक क्षण पहले मैं उसे एक छोटे से शैतान के रूप में सोच रहा था और कह रहा था कि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन अब मैं उसे इतनी गंभीरता से अस्वीकार कर रहा हूं। दरअसल ये दुनिया में पुरुषों के बारे में सबसे पाखंडी बात है। हालांकि हुआ मिंगयिंग ने जारी नहीं रखा, वह केवल सहर्ष अभिनय कर रही थी। इसके अलावा वह जानती थी कि इस तरह जारी रखना केवल फैंग चेन को नाराज करेगा। कुछ चीज़ों को अनकहा छोड़ देना सबसे अच्छा है। एक बार जब आप देख लें कि यह सही है, तो आपको रुक जाना चाहिए। डिवाइन स्टोन पवेलियन का प्रभारी व्यक्ति आगे आया और कहा, मिस मिंगयिंग, ट्रू पसन हुआक्स्यू ऊपर की नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों रुचि रखते हैं। हर साल डिवाइन स्टोन मंडप में एक दिव्य पत्थर की नीलामी होती है, जहां सभी दिव्य पत्थरों को दिव्य पत्थर मंडप द्वारा सावधानीपूर्वक चुना जाता है। इनमें से अधिकांश दिव्य पत्थरों में मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में बेकार पत्थर होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। कई मौक़ों पर उन्होंने दिव्य सोने और दिव्य जैद जैसे कई खजानों का पता लगाया, और एक अवसर पर उन्होंने अमरता का अमृत भी प्राप्त किया, जिसने विभिन्न शक्तिशाली ताकतों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। हालांकि ऐसी नीलामी में प्रवेश करने के लिए सिर्फ कोई ही योग्य नहीं है, व्यक्ति को पर्याप्त स्थिति और पद की आवश्यकता होती है। फैंग चेन मूल रूप से योग्य नहीं था, लेकिन उसने हुआ मिंगयिंग को उसे खुश करने के लिए इतनी मेहनत करते देखा। इसके अलावा फैंग चेन के जू यूनक्सियाओ के डर की पूर्ण कमी उसकी पहचान की पुष्टि करती है। बिना किसी स्थिति के कोई जू यूनक्सियाओ को अपमानित करने और यहाँ तक कि उस पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हुआ मिंगयिंग ने बात नहीं की, लेकिन फैंग चेन की ओर देखा। इस यात्रा का कारण ये था कि यूएक्सिया पैलेस का स्नो कबीले के साथ सहयोग था, इसलिए मैं जू यूनक्सियाओ के साथ आया।
अब जब जू यूनक्सियाओ को भगा दिया गया है और वह फैंग चेन की भावनाओं को जानती है और उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया है, तो उसने निर्णय फैंग चेन पर छोड़ दिया है। ये देखकर डिवाइन स्टोन पवेलियन के प्रभारी व्यक्ति को और भी अधिक विश्वास हो गया कि फैंग चेन की पहचान सरल नहीं थी। हुआ मिंगेन की आकर्षक उपस्थिति से मूर्ख मत बनो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। बहुत से लोग जानते हैं कि कोई भी हुआ मिंगेन को इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता है, या यहाँ तक कि उसे कुछ शब्द कहने के लिए पर्याप्त करीब नहीं ला सकता है। उसके सामने यह आदमी एक अपवाद है। तो चलो देखते हैं। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से मैं शेंशी मंडप में पानी का परीक्षण करने के लिए यहाँ आया था। अब जब हम यहाँ हैं तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। ऊपर दिव्य पत्थर मंडप में एक और दुनिया छिपी हुई है जो अनगिनत दुर्लभ खजानों से भरी हुई है। वहां रखी गई कुछ वस्तुओं को बाहर छोड़ दिए जाने पर लोगों के लिए लड़ने का उन्माद पैदा हो जाएगा। हालांकि वर्ग के केंद्र में 10 पवित्र पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग आकार था। कुछ सैकड़ों मीटर लंबे हैं, एक छोटे से पहाड़ की तरह, जबकि अन्य केवल मूर्ति के आकार के हैं। हालांकि ये सभी दिव्य पत्थर विशेष सामग्रियों में लिपटे हुए हैं जो दिव्य भावना का पता लगाने से रोक सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की साधना संत क्षेत्र तक पहुँच जाती है तो दिव्य भावना से यह पता लगाना असंभव है कि अंदर क्या है। जब फैंग चेन पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। हालांकि ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, उनमें से कई शक्तिशाली ताकतों के प्रतिनिधि हैं। हुआ मिंगेन के आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब से वह और फैंग चेन बहुत करीब थे और उसने फैंग चेन का हाथ पकड़ रखा था। अफवाह यह है कि फूल परी असंतुष्ट लगती है लेकिन वास्तव में अलग है और हमेशा लोगों को हाथ की लंबाई पर रखती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है, किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बात करने वाला व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद बालों और बेहद गोरी त्वचा वाला एक युवक था। हालांकि हुआ मिंगेन की त्वचा के विपरीत उसकी त्वचा एक मृत व्यक्ति की तरह बेहद पीली थी, जिसे देखना चौंकाने वाला था। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं, किसी भी भावना से रहित। मैं सिर्फ उन लोगों पर निर्भर हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। हुआ मिंगेन मुस्कुराए और लापरवाही से कहा, हालांकि मून पैलेस की प्रतिष्ठा खराब है, ये व्यभिचार का स्थान नहीं है। इसके अलावा सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को दूसरों को केवल इसलिए लक्षित नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको अतीत में अस्वीकार कर दिया था। अतीत में हुआ मिंगेन ने बस इस तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सहन किया होगा और उन्हें न सुनने का नाटक किया होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष उच्च स्थिति का था। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र प्राचीन सर्प कबीले, एक राक्षस जाति का वंशज है। दूसरे पक्ष की स्थिति बहुत ऊंची थी, महान पवित्र भूमि के पवित्र पुत्रों से कम नहीं। अतीत में अगर वह ऐसे व्यक्ति का सामना करती थी तो हुआ मिंगेन केवल एक मुस्कान को मजबूर करती थी और उनसे निपटती थी। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसके पास फैंग चेन है, इसलिए उसे परवाह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। इसके अलावा फैंग चेन की स्थिति दूसरे पक्ष से भी बदतर नहीं है और यहाँ तक कि बेहतर भी हो सकती है। हे फ्लावर फेरी के दिखने के तरीके को देखते हुए उसे एक अच्छा साथी मिल गया है। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने मजाक उड़ाया, उसका स्वर क्रोध से भरा हुआ था। उसकी निगाहें तुरंत फैंग चेन की ओर मुड़ी और उससे एक शक्तिशाली आभा निकली, मानो वह फैंग चेन को चेतावनी देना चाहता हो। हुआ मिंगेन की सुंदरता अद्वितीय है और उसके पास कई प्रेमी हैं, जिनमें सर्प कबीले का ये पवित्र पुत्र भी शामिल है। हालांकि अपने अन्य प्रेमियों की तरह उन्हें हुआ मिंगेन ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि चूंकि इस पवित्र पुत्र ने एक उच्च पद धारण किया था, इसलिए हुआ मिंगेन को अभी भी उसे कुछ चेहरा देना पड़ा। फूल परी, ऐसा लगता है कि आपके स्वाद की कमी है। उन्होंने वास्तव में कचरे के इस तरह के एक बेकार टुकड़े को किराए पर लिया। ये सोचकर कि कैसे हुआ मिंगेन ने उसे अस्वीकार कर दिया था और हुआ मिंगेन और फैंग चेन को एक साथ इतनी निकटता से देखकर सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को क्रोध की लहर महसूस हुई। ये देखकर कि दूसरे पक्ष की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, सर्प कबीले का पवित्र पुत्र और भी क्रोधित हो गया। फूल परी, ये युवा गुरु कौन है? आप उसे हमसे मिलवाते क्यों नहीं हैं? वक्ता एक जवान आदमी था। वह महान जोहू राजवंश के दूसरे राजकुमार हैं। इस दूसरे राजकुमार में असाधारण प्रतिभा है और वह एक दुर्लभ साधना प्रतिभा है। दूसरा पक्ष अब फैंग चेन की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक है। वह हुआ मिंगेन के गौरव को जानता था, वे प्रतिभाएं बस उसके ध्यान में थीं, फिर भी वह अपने सामने वाले युवक के साथ इतनी अंतरंग थी। कौन उत्सुक नहीं होगा? एक दुष्ट किसान जिसे उसके उपनाम स्नैक कैचिंग ताओवादी से जाना जाता है। मेरे माता पिता उस समय अशिक्षित थे और चूंकि मेरा परिवार पीढ़ियों से पहाड़ों में सांप पकड़ता रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। फैंग चेन ने ईमानदार और सरल अभिव्यक्ति के साथ कहा। ये सुनकर उसके आसपास के लोगों के मुंह के कोने स्पष्ट रूप से फड़क गए। विशेष रूप से डिवाइन स्टोन पवेलियन का प्रभारी व्यक्ति फैंग चेन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। नीचे उसने खुद को स्नो ट्रांसफॉर्मिंग इमोर्टल कहा, लेकिन पलक झपकते ही वह सांप पकड़ने वाला ताओवादी बन गया।
हालांकि इस घटना के माध्यम से डिवाइन स्टोन पवेलियन का प्रभारी व्यक्ति और भी निश्चित हो गया कि दूसरे पक्ष की पहचान सरल नहीं थी। इसे प्राप्त करने के लिए किसी को न केवल मजबूत व्यक्तिगत क्षमताओं की आवश्यकता होती है, बल्कि एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता होती है, कम से कम प्रतिद्वंद्वी के डर का पूर्ण अभाव। स्नो कबीला ठीक है, उनकी समग्र ताकत बहुत महान नहीं है, लेकिन सर्प कबीले का पवित्र पुत्र अलग है। वह प्राचीन काल में दानव जाति के शाही परिवारों में से एक था और अब भी वह शीर्ष ताकतों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि यह युवक किस पवित्र भूमि का मुख्य शिष्य है। दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा। उन्होंने पुष्टि की है कि फैंग चेन पवित्र भूमि के मुख्य शिष्य हैं। वे किस 5 पवित्र भूमि से आए हैं वह अभी तक नहीं जानता है। युवा मास्टर, आप वास्तव में मजाक करना जानते हैं। दूसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति जम गई और वह बोलने से खुद को नहीं रोक सका। इस व्यक्ति ने लापरवाही से सांप पकड़ने वाला ताओवादी होने का दावा किया। क्या ये सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को लक्षित नहीं करना है? दिलचस्प, दिलचस्प, पास में खड़े एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह फैंग चेन की पहचान नहीं जानता था, लेकिन फैंग चेन की हरकतों ने उसे बहुत प्रसन्न किया। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। घुटने टेक दो और माफी मांगो। लंबे गोरे बालों वाला एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें तेज और भेदी थीं क्योंकि वह फैंग चेन को गौर से देख रहा था। उसने एक शक्तिशाली आभा फैलाई, फैंग चेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। इस व्यक्ति का नाम यंग तियानई है, जो विशालकाय ईगल कबीले का एक विलक्षण व्यक्ति है और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के साथ उसका उत्कृष्ट संबंध है। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को धमकाते हुए देखकर वह तुरंत आगे बढ़ गया। यंग तियानई की आभा बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन फैंग चेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैंग चेन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए शांति से कहा, क्या आप घुटने टेकना चाहते हैं? वास्तव में मेरे पास एक विचित्रता है। मुझे वास्तव में मेरे सामने घुटने टेकने वाले जानवर पसंद नहीं हैं। हालांकि अगर आप मेरे सामने घुटने टेकने पर जोर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले ही पल एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जो अभी अभी प्रतिद्वंद्वी की दमनकारी शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी। जब यह आभा यंग तियानई पर उतरी तो इसने सीधे उसके विशाल शरीर को कुचल दिया। एक पल में यंग तियानई फैंग चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। बच्चे, तुम इसके लिए पूछ रहे हो? सर्प कबीले के पवित्र पुत्र, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, ने फैंग चेन पर हमला किया। फैंग चेन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसकी आभा बाहर की ओर फट रही थी, जैसे कोई देवता सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रहा हो। तुरंत आसपास के सभी लोगों ने उत्पीड़न की एक अत्यंत मजबूत भावना महसूस की। सबसे पहले यह महसूस करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सर्प कबीले का पवित्र पुत्र था और फिर विशालकाय ईगल कबीले का यंग तियानी था। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे बर्फ के तहखाने में गिर गए हों और उनके दिलों में डर की भावना पैदा हो गई। अत्यधिक दबाव ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया और घुटन की भावना उन पर हावी हो गई। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा कांप रही है, जैसे कि वे किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। आत्मज्ञान का क्षेत्र। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने जल्दी से अपने डर को दबा दिया, अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ फैंग चेन को गौर से देखा। वह और यंग तियानई दोनों सम्राट क्षेत्र में और सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण में शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। वे ज्ञानोदय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं हैं और जल्द ही टूट जाएंगे। आमतौर पर ज्ञानोदय क्षेत्र में एक पावरहाउस का सामना करते समय वे इतना दबाव महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इस बार फैंग चेन का सामना करते समय उन्हें पहाड़ की तरह एक भारी दबाव महसूस हुआ। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शून्य क्षेत्र में एक पावरहाउस या यहाँ तक कि एक संत क्षेत्र पावरहाउस का सामना कर रहे थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे संभाल नहीं सकते। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने गहरी भौहें चढ़ा दीं। भले ही वे एक दायरे से अलग हो गए हों, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता। भले ही प्रतिद्वंद्वी ज्ञानोदय क्षेत्र में हो, फिर भी वह कुछ चालों का सामना कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी के दबाव का सामना करने में असमर्थ नहीं होगा, या यहाँ तक कि एक चाल चलने का मौका भी नहीं होगा। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र की तुलना में यंग तियानई की स्थिति बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर दबा हुआ था और वह जमीन पर घुटने टेक रहा था, बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। वह केवल फैंग चेन को एकटक देख सकता था। मुझे जानवरों को मेरे सामने घुटने टेकना पसंद नहीं है। उठो तुम सभी। फैंग चेन मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फैंग चेन ने इन अनियंत्रित लोगों को कभी पसंद नहीं किया। हालांकि फैंग चेन परेशानी पैदा करने वालों में से नहीं थे। जब तक दूसरा पक्ष उसे उकसाता नहीं था, तब तक वह उनसे परेशान नहीं होता। ये दोनों परेशानी पैदा करने के लिए बाहर कूद पड़े और हमारी दयालुता का फायदा उठाया। हम उन्हें सबक कैसे नहीं सिखा सकते? ये सुनकर यंग तियानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र आक्रोश से भर गए। काश वे जल्दी से फैंग चेन को मार सकते थे।
फैंग चेन ने उन्हें पैरों तले अच्छी तरह से रौंद दिया था और उन्हें अपमानित किया था। अगर फैंग चेन को नहीं मारा जा सकता तो उनकी नफरत शांत नहीं होगी। हालांकि फैंग चेन को मारना उनकी नफरत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे उस आदमी को फिर से मारने से पहले उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करना चाहते थे। तुम वहां किस लिए खड़े हो? आप एक कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं गुस्से में हूं, यंग तियानई ने कहा। इन गार्डों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसका अपमान किया गया था? आप बस वहां खड़े होकर देख रहे हैं। वह आज अपमानित होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था, सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को भी कष्ट हुआ। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र दानव और सर्प कुलों के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने दूसरे व्यक्ति को कैसे संकेत देने की कोशिश की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप उन्हें मुझे सबक सिखाने के लिए चाहते हैं, लेकिन वे सभी अभी खुद की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। वे संभवतः आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम मदद पाने के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके पास मदद नहीं है? फैंग चेन क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है, जो एक उत्कृष्ट दर्जा रखता है। पवित्र पुत्र होने के अलावा वह 10,000 वर्षों के बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के इतिहास में सबसे राक्षसी शिष्य होने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से ध्यान आकर्षित किया। इसलिए फैंग चेन का अभिभावक भी असाधारण है। फैंग चेन की रक्षा करने वाला व्यक्ति संत क्षेत्र का विशेषज्ञ है। ऐसी शक्तिशाली शख्सियत किसी भी बड़ी ताकत का एक पूर्ण स्तंभ होगी। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति आसानी से कार्य नहीं करेगा, किसी और का रक्षक तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हालांकि फैंग चेन एक अपवाद था, क्योंकि उसके पास एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ की सुरक्षा थी। इससे पता चलता है कि यूंटियन पवित्र भूमि फैंग चेन को कितना महत्व देती है। ये कहा जा सकता है कि यूंटियन पवित्र भूमि ने अपनी लगभग सारी उम्मीदें अकेले फैंग चेन पर रखी हैं। लक्ष्य उसके लिए अपनी सीमाओं को तोड़ना और सम्राट स्तर का विशेषज्ञ बनना है। ये सोचकर फैंग चेन का दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन जटिल महसूस कर रहा था। यदि मूल उपन्यास में फैंग चेन को प्यार नहीं हुआ होता, लिन लुओवेई के प्रति आसक्त नहीं होता और उसने अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं किया होता, तो उसे एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बनने का मौका मिलता। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के संरक्षक को दबाते हुए देखकर आसपास की भीड़ में हंगामा मच गया। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। प्राचीन दानव जाति के उत्तराधिकारी के रूप में उसका संरक्षक भी असाधारण होना चाहिए। त्यानिक्सुआन दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से एक शीर्ष विशेषज्ञ होगा। फिर भी इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी दबा दिया गया था। यह इतनी शांति से हुआ कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को सर्प कबीले के पवित्र पुत्र संरक्षक से कहीं अधिक ताकत रखने की आवश्यकता होती है। ये दोनों के बीच कौशल में एक महत्वपूर्ण अंतर को भी इंगित करता है, अन्यथा वे इसे हासिल नहीं कर पाते। बस यह व्यक्ति कौन है? सर्प कबीले का पवित्र पुत्र हर पहलू में पूरी तरह से कुचल दिया गया था। निश्चित रूप से कई प्रमुख ताकतें नहीं हैं जो इसे हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक इंसान है। क्या ये प्राचीन कन्फ्यूशियस परिवार का पवित्र पुत्र हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन कोन परिवार के पवित्र पुत्र में असाधारण प्रतिभा है। वह पिछले 100,000 वर्षों में कोन परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और एक सम्राट की उपस्थिति रखते हैं। पूरा कोन परिवार उससे बहुत उम्मीदें रखता है। अगर यह वह है तो ये सब समझ में आता है। वह किन राजवंश का युवराज भी हो सकता है। वह असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति भी है, जिसके पास किनपैट्रिक ड्रैगन का वंश है और उसकी ताकत और भी अधिक दुर्जय है। हालांकि एक और व्यक्ति है। आप बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के बारे में भूल गए हैं। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल गया होता। यद्यपि बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, उसकी प्रतिभा निर्विवाद है। वह प्रतिभाओं के बीच बिल्कुल प्रतिभाशाली है। कोन परिवार का पवित्र पुत्र कई वर्षों से एकांत में है और दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। कोई भी उसकी स्थिति नहीं जानता। महान किन राजवंश के क्राउन प्रिंस कई वर्षों से एकांत में है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से वह नहीं है। इसलिए ये बहुत संभावना है कि वह बादल स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है। यदि यह बादल स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है, तो सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने वास्तव में इस बार जितना चबा सकता है उससे अधिक काट लिया है। खिलवाड़ करने वाले सभी लोगों में से आपको बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को क्यों उकसाना पड़ा? क्या ये सिर्फ पिटाई के लिए नहीं कह रहा है? वास्तव में फैंग चेन की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। आखिरकार केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को हर पहलू में पूरी तरह से अभिभूत कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि दूसरा पक्ष मानव है, इसलिए अनुमान लगाना और भी आसान है। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा, फैंग चेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यूंटियन का पवित्र पुत्र, मैं हान शांगसी हूँ, दिव्य पत्थर मंडप का प्रभारी व्यक्ति।
महाराज, युनतियन के पवित्र पुत्र, क्या आप कृपया मुझे इन दोनों को कुछ समय के लिए रिहा करने का सम्मान प्रदान कर सकते हैं? बेशक, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन नीलामी शुरू होने वाली है और अगर कोई और परेशानी होती है तो यह आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि महामहिम इस मामले को निलंबित करने को तैयार हैं तो आप और फूल परी इन 10 दिव्य पत्थरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हान शान ने घबराहट के भाव से फैंग चेन की ओर देखा। हालांकि डिवाइन स्टोन पवेलियन में एक शक्तिशाली समर्थक है, लेकिन अंततः इसका फैंग चेन का कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये लोग डिवाइन स्टोन पवेलियन में मुसीबत में पड़ जाते हैं तो इससे मंडप को काफ़ी परेशानी होगी। डिवाइन स्टोन पवेलियन के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से खामियाजा भुगतने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उन्हें जाने देना ठीक है, बस उस आदमी से माफ़ी मांगें। ये कहते हुए फैंग चेन ने सर्प कबीले के पवित्र पुत्र की ओर देखा। ये सुनकर हान शांगसी की अभिव्यक्ति जम गई। यदि वह चाहता था कि सर्प कबीले का पवित्र पुत्र क्षमा मांगे तो वह उसे मार भी सकता था। ये प्रतिभाएं और विलक्षण प्रतिभाएं विभिन्न शक्तिशाली ताकतों में उच्च पद धारण करती हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से अहंकारी और अनियंत्रित हो जाते हैं। उनसे माफ़ी मांगना और अपनी गलतियां स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में भले ही इसका मतलब मृत्यु हो, सर्प कबीले का पवित्र पुत्र इस अनुरोध पर कभी सहमत नहीं होगा। असंभव, मैं उससे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। उसी समय उसने नाराजगी से भरे चेहरे के साथ फैंग चेन की ओर देखा और कहा, भले ही तुम मुझे मार दो, मैं उससे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या मजाक है? अगर वह वास्तव में माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसके पास क्या चेहरा बचेगा? वह जहां भी जाएगा उस पर हंसी उड़ाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह दूसरे पक्ष के सामने झुक रहा है? यदि वह वास्तव में ऐसा करता है तो यह उसके लिए एक मानसिक राक्षस बन जाएगा और अनिवार्य रूप से उसकी साधना को प्रभावित करेगा। यह आदमी वास्तव में जानता है कि लोगों की देखभाल कैसे करनी है। हुआ मिंगेंग ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें फैंग चेन से भर गईं और अनजाने में उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये वास्तव में अच्छा लगता है कि कोई मुझे हवा और बारिश से आश्रय देता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं उसे इतना पसंद करता हूँ। यूतियान पवित्र पुत्र, यदि आपके पास क्षमता है तो हमें मार डालो। यंगतियान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। उनसे माफ़ी मांगना और अपनी गलतियां स्वीकार करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि अगर वे मारे जाते हैं तो वे कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और वे कभी भी फैंग चेन के सामने समर्पण नहीं करेंगे। क्योंकि यह सिर्फ माफ़ी मांगने के बारे में नहीं है, यह उनके महान ईगल कबीले के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वह माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो विशालकाय ईगल कबीले की प्रतिष्ठा का क्या होगा? लोग कहेंगे कि विशालकाय ईगल कबीला क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से बहुत कम है। यदि वह जॉइंट ईगल कबीले में लौटता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। शायद जब सर्प कबीले का पवित्र पुत्र लौटता है तो दूसरे पक्ष की उच्च स्थिति के कारण सजा बहुत कम गंभीर हो सकती है, लेकिन यंगतियाने के लिए यह अलग है। यदि वे सबके सामने फैंग चेन के सामने समर्पण करते हैं तो लौटने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या मारे जाएंगे। इसलिए यंगतियानई फैंग चेन के सामने समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगी। देखना, वे समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। फैंग चेन ने हान शांगसी की ओर देखा, कंधे उचकाए और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके दिव्य पत्थर मंडप को चेहरा नहीं देता, बल्कि यह कि वे आपको चेहरा नहीं देते हैं। हान शांगसी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, महाराज, युनतियन के पवित्र पुत्र, कृपया अपने आप को घर पर बना लें। यदि वह इस रास्ते पर चलता रहता है तो वह किसी भी पक्ष को खुश नहीं करेगा। वह ये भी देख सकता था कि कोई भी पक्ष पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। भले ही सर्प कबीले का पवित्र पुत्र रियायतें देता है, क्या फैंग चेन वास्तव में उसे जाने देगा? प्राचीन सर्प जाति के रीति रिवाजों के अनुसार वे दिव्य पत्थर मंडप को धन्यवाद नहीं देंगे, इसके विपरीत वे उनसे नाराज होंगे। ऐसा करने के बजाय फैंग चेन को चेहरा देना बेहतर है, कम से कम किसी भी पक्ष को ठेस न पहुंचाएं। इसके अलावा फैंग चेन की स्थिति इन दो लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। लाखों वर्षों से युनतियन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। आसपास के लोगों ने स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, ये जानते हुए कि इन तीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी थी, और वे शो देखकर खुश थे। यंगतियानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के जीवन या मृत्यु का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर वे आगे बढ़ते हैं तो वे परेशानी के लिए पूछ रहे होंगे। उपस्थित लोग मूर्ख नहीं थे, नहीं वे धर्मी व्यक्ति थे, वे स्वाभाविक रूप से एक तरफ खड़े होकर शो देखने के लिए खुश थे। क्या आपका भी यही रवैया है? फैंग चेन ने सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को एक व्यापक मुस्कान के साथ देखा, जैसे कि वह एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त को देख रहा हो। बेशक, सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की।
यंग तियानई ने जमीन पर घुटने टेक दिए, मौत के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया। यदि वह सर्प कबीले के अधीन हो जाता तो उसके पास बोलने के लिए कोई चेहरा नहीं बचता। यद्यपि परमेश्वर के पुत्र का पद ऊंचा और शक्तिशाली है, फिर भी इसमें उतनी ही भारी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि वे दानव और सांप दौड़ की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग मर सकते हैं, लेकिन गरिमा को खोना नहीं चाहिए। यदि वह काया है जो मृत्यु से डरता है, तो वह सर्प कुल का पवित्र पुत्र बनने के योग्य नहीं है। अब फैंग चेन के अधीन होना और सर्प कबीले में लौटना उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और वह पवित्र पुत्र के रूप में अपना पद भी बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। फैंग चेन, हमारे पीछे 2 प्राचीन दानव कबीले हैं। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र भी चिंतित था कि फैंग चेन हर चीज की अवहेलना करेगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार देगा, इसलिए उसने उसे एक विशेष अनुस्मारक दिया। ये भी एक धमकी है। चूंकि उनका फैंग चेन से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वे फैंग चेन को दबाने की उम्मीद में अपने पीछे की ताकतों को बाहर लाएंगे। अरे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने खर्राटे लिए लेकिन चुप रहा। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह है दूसरों द्वारा धमकी दी जा रही है। फैंग चेन शांति से मुस्कुराए और कहा, आपको मुझे डराने के लिए प्राचीन दानव जाति का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब युवा पीढ़ी लड़ती है तो वे अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। भले ही आपके पीछे की प्राचीन दानव जाति मुझसे बदला लेना चाहती हो, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही नियम है। कोई भी ताकत इस नियम को आसानी से नहीं तोड़ सकती है। अकेले आपको उन्हें नियमों की अवहेलना करने का अधिकार है। फैंग चेन कोई भोला युवक नहीं था। वह सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के शब्दों से कैसे डर सकता है? जब तक पुरानी पीढ़ी कार्रवाई नहीं कर रही है और युवा पीढ़ी आपस में लड़ रही है, जीवन और मृत्यु को भाग्य पर छोड़ दिया जाता है और पर्दे के पीछे की ताकतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कम से कम सतह पर ऐसा ही है। ये ताकतें केवल पर्दे के पीछे काम कर सकती हैं और उन्हें खोजा नहीं जा सकता है। एक बार जब उनका पता चल जाएगा तो ये 2 प्रमुख ताकतों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। यदि 2 प्रमुख शक्तियां युद्ध में उतरती हैं तो प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से कोन परिवार के पवित्र पुत्र फैंग चेन और किन के क्राउन प्रिंस जैसे पवित्र पुत्रों के लिए, जिन्हें उनकी संबंधित शक्तिशाली ताकतों द्वारा अत्यधिक माना जाता है। एक बार जब वे गिर जाते हैं तो उनके पीछे की ताकतें अपने विरोधियों को कीमत चुकाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगी। हालांकि सर्प कुल का ये पवित्र पुत्र अभी तक योग्य नहीं है। एक मायने में उनकी स्थिति पर्याप्त उच्च नहीं है। इसके अलावा दानव और सांप कबीले अपने ठंडे खून के लिए जाने जाते हैं और वे इस वजह से अपने पूरे कबीले को फंसा नहीं सकते हैं। मैं एक दबंग व्यक्ति नहीं हूँ। जब तक आप घुटने टेकते हैं, माफी मांगते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मैं आपको जाने दूंगा। चुनाव आप पर निर्भर है। फैंग चेन ने शांति से कहा। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। यंग तियानई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हम माफी मांगने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए कभी घुटने नहीं टेकेंगे। दरअसल यंग तियानई अभी भी जमीन पर घुटने टेक रही है, इसलिए उसके शब्द कुछ हद तक व्यंग्यात्मक हैं। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने यंग तियानई पर नजर डाली। काश वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। आप पहले से ही जमीन पर घुटने टेक रहे हैं, आप इतनी कठोर बातें क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये था कि सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को एहसास हुआ कि फैंग चेन वास्तव में उसे मारना चाहता था, और बिना किसी संदेह के। लेकिन जब से यंग तियानई ने ऐसा कहा था, उसने यंग तियानई के समर्पण का रास्ता पूरी तरह से काट दिया था। क्योंकि अगर वह समर्पण करता है और सर्प कबीले में लौट जाता है तो परिणाम गंभीर होंगे। सर्प कबीला एक अत्यंत ठंडे खून वाला परिवार है। आपकी स्थिति पूरी तरह से आपकी ताकत पर निर्भर करती है। एक बार जब तुम सर्प कबीले के सामने समर्पण कर देते हो तो तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगे, चाहे तुम्हारी हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने फैंग चेन के विपरीत पवित्र पुत्र के रूप में अपनी स्थिति को अपूरणीय नहीं माना। इसके बारे में भूल जाओ। हम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगने जा रहे हैं। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र ने अपना दिल कठोर कर लिया और बोलते समय फैंग चेन को गौर से देखने लगा। उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस उम्मीद में कि फैंग चेन यहाँ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। परेशान क्यों? आपको जीने का एक तरीका दिया गया था, लेकिन आपने इसके बजाय मृत्यु का रास्ता चुना। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? हालांकि यह कुछ हद तक अपमानजनक है। कम से कम मैं जीवित हूँ और केवल जीवित रहकर ही मुझे मौका मिल सकता है। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। फैंग चेन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ की एक लहर के साथ उनके शरीर में विस्फोट हो गया। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। दोनों को गिरते देख आसपास के लोग चौंक गए। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र ऐसे ही गिर गया है। जीवन कितना अप्रत्याशित है। मुझे संदेह है कि किसी ने कल्पना की होगी कि सर्प कबीले का पवित्र पुत्र दिव्य पत्थर के मंडप में मर जाएगा, और इतने अपमानजनक तरीके से।
प्राचीन दानव सर्प कबीले का पवित्र पुत्र ऐसे ही नष्ट हो गया है। अपने आसपास की भीड़ की आह सुनकर फैंगचेन ने शांति से कहा, वह सिर्फ एक पवित्र पुत्र है। दानव जाति और सांप जाति उसकी जगह ले सकती है। शायद दानव जाति और सर्प जाति मुझे धन्यवाद देगी। इस दानव जाति का पवित्र पुत्र बराबर नहीं है और अगला पवित्र पुत्र अधिक उत्कृष्ट होगा। क्या ये भी मानव भाषा है? सबके होंठ फड़क गए, वे पूरी तरह से अवाक थे। आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, दूसरे आपको मारना पसंद करेंगे। हालांकि फैंगचेन की पहचान को देखते हुए ऐसा लगता है कि सांप कबीला जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र की मृत्यु हीन कौशल के कारण हुई थी और उसे किसी और पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। आखिरकार समय लंबा है और अनगिनत प्रतिभाएं और विलक्षण प्रतिभाएं इस तरह गिर गई हैं। चाहे वह प्राचीन दानव जाति हो या मानव जाति, ऐसे विलक्षण लोग रहे हैं जो गिर गए हैं। हर युग अनगिनत प्रतिभाओं का उत्पादन करता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में प्रमुखता प्राप्त करते हैं। वास्तव में एक शब्द से सारांशित करता है, निर्दयी। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दूसरे विचार के मार डालो। बिल्कुल, पवित्र पुत्र यूनियन की किस तरह की हैसियत और पद है। दूसरों को प्राचीन दानव जाति और सांप की दौड़ से डर लग सकता है, लेकिन वह नहीं करेगा। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र गिर गया है। इतिहास की लंबी नदी में इस तरह का गिरना एक सामान्य घटना है। ये कहा जाना चाहिए कि यह यूनियन पवित्र पुत्र वास्तव में शक्तिशाली है। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र कमजोर नहीं है, कम से कम सम्राट क्षेत्र में, लेकिन वह यूनियन पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक चींटी की तरह है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि यह पवित्र पुत्र यूनियन अपनी साधना के स्तर को छिपा रहा है। क्या यह अफवाह नहीं थी कि वह हाल ही में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था? कौन जानता है, ये बताना वास्तव में कठिन है कि ये संदेश सच है या झूठ। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को आसानी से दबा सकता है। ऐसी ताकत किसी साधारण संत क्षेत्र के साधक से कम नहीं है। ये वास्तव में एक भयानक अस्तित्व है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो वह तियानिक्सुआन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन जाएगा। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के पास वास्तव में एक सम्राट का असर है। यंग तियानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र दोनों पलक झपकते ही मर गए। उन्हें फैंगचेन का विरोध करने का मौका भी नहीं मिला, जो बहुत अवास्तविक लगा। विशेष रूप से महान जोऊ राजवंश के दूसरे राजकुमार जैसे विलक्षण लोगों के लिए उनका मानना था कि वे फैंगचेन से बहुत अलग नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि अंतर बहुत बड़ा है। वे लगभग सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के बराबर थे और कुछ मायनों में इससे भी हीन थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को भी फैंगचेन ने आसानी से मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति बेहतर नहीं थी। अगर यह वे होते तो परिणाम वही होता। सेंट सोन यूनियन, आपने हमारे दिव्य पत्थर मंडप के लिए काफ़ी परेशानी पैदा की है। आपको आगामी नीलामी में अवश्य भाग लेना चाहिए। हान शान फूट फूट कर मुस्कुराया। चाहे वह यंग तियानई हो या सर्प कबीले का पवित्र पुत्र, उनकी पहचान सरल नहीं है। अब जब उन दोनों की मृत्यु उनके दिव्य पत्थर मंडप में हो गई है तो उनके पीछे दानवशाही परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। वे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे दिव्य पत्थर मंडप पर अपना गुस्सा निकालेंगे या नहीं। हालांकि हान शेंगसी ने बहुत अधिक परवाह नहीं की। डिवाइन स्टोन मंडप इतने सालों से तियानिक्सुआन दुनिया में खड़ा रहने में सक्षम था और यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी उकसा सके। आखिरकार यह एक बड़ी ताकत थी। यहाँ तक कि अगर दूसरा पक्ष उन पर अपना गुस्सा निकालता है तो इसका उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, फैंगचेन ने खारिज करते हुए अपना हाथ लहराया। वैसे भी वह हमेशा कुछ दिव्य पत्थर खोलने के बाद चला जाता है। यूतियान पवित्र पुत्र, मैं आपके शब्दों से निश्चिंत हो सकता हूँ। हान शांगसी मुस्कुराए और सभी की ओर देखते हुए कहा, हर कोई। हालांकि अभी एक छोटी सी हिचकी थी, मामला अब संतोषजनक ढंग से हल हो गया है और नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। ये सुनकर सभी ने उनकी भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। वाइस पवेलियन मास्टर हान, हम आपके कहने का इंतजार कर रहे हैं। हान शेंगसी में काफ़ी घबराहट है, वह इतनी बड़ी घटना को एक छोटी सी घटना कह रहा है। अन्यथा क्या हमें ये कहना चाहिए कि यह बहुत बड़ी बात है और फिर दिव्य पत्थर की नीलामी रद्द कर दें? ईगल तियानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र दोनों मर चुके हैं। वैसे भी चिंता करना हमारी समस्या नहीं है। हम बस उम्मीद करते हैं कि नीलामी सामान्य रूप से शुरू हो सकती है ताकि हम एक दिव्य पत्थर प्राप्त कर सकें और जा सकें। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे कुछ नहीं मिला। इस बार मैं इससे कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। उनके आसपास का माहौल फिर से जीवंत हो गया, मानो ये लोग यंग तियानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के पतन को भूल गए हों और अपना सारा ध्यान दिव्य पत्थरों की आगामी नीलामी पर केंद्रित कर दिया हो। जैसे ही हान शांगसी केंद्र की ओर बढ़े, उन्होंने आज की पवित्र पत्थर की नीलामी शुरू करने की घोषणा की।
आज की पहली दिव्य पत्थर की नीलामी 50,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक बोली में कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन की वृद्धि होती है। जैसे ही हान शेंगसी ने बोलना समाप्त किया, एक आवाज आई, 50,000 स्पिरिट स्टोन। फैंग चेन सीधे चिल्लाया। वह बोली लगा रहा था क्योंकि उसे पत्थर आकर्षक लगा और उसने सोचा कि वह इससे कुछ निकालने में सक्षम हो सकता है। पवित्र पुत्र, क्या आप इस दिव्य पत्थर की असाधारण प्रकृति देख सकते हैं? हुआ मिंगिंग ने फैंग चेन को बोली लगाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। बोली न केवल उच्च थी, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के भी बनाई गई थी, जैसे कि वे जानते थे कि अंदर कुछ अच्छा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पत्थर आंख को भाता है। शायद अंदर कुछ अच्छा है, फैंग चेन ने उदासीनता से कहा। वह जेड विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए वह इस कीमती पत्थर का जादू नहीं देख सकता था। वह यहाँ केवल पत्थरों पर जुए के रोमांच का अनुभव करने के लिए आया था। चूंकि उसके पास दिव्य पत्थर के माध्यम से देखने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार इसे नीलाम भी कर सकता था। उसने सोचा कि दिव्य पत्थर बहुत अच्छा था, इसलिए उसने इसे लेने का फैसला किया। मैं ये दिव्य पत्थर पवित्र पुत्र को दूंगा। मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, इसलिए लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या आप बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो? शायद अभी अभी जो हुआ था उसके कारण सभी ने फैंग चेन को बहुत चेहरा दिया। उनकी पृष्ठभूमि या ताकत के बावजूद सभी को दूसरे पक्ष को चेहरा देना पड़ता था, इसलिए किसी ने भी इसे छीनने के लिए कदम नहीं उठाया। बेशक यही कारण है कि वे ये पवित्र पत्थर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं सोचते हैं, यह मानते हुए कि इसके लिए कुछ भी अच्छा प्राप्त करना असंभव है। ये देखकर कि कोई बोली नहीं लगा रहा था, हान शांगसी पूरी तरह से असहाय था। अतीत में इसने बहुत से लोगों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आकर्षित किया होगा और कीमत बहुत अधिक बढ़ गई होगी। हालांकि फैंग चेन के मौजूद होने के कारण किसी ने भी इसे छीनने की हिम्मत नहीं की, जिससे दिव्य पत्थर की कीमत स्थिर रही। इसके बाद दूसरे दिव्य पत्थर की नीलामी की जाएगी, जिसमें 80,000 स्पिरिट स्टोन की शुरुआती बोली लगाई जाएगी। हान शांगसी ने सीधे कहा। अगले ही पल फैंग चेन की आवाज फिर से सुनाई दी, 120,000 स्पिरिट स्टोन। फैंग चेन के बोलने के बाद कमरे में कोई अन्य आवाज नहीं थी और किसी ने बोली नहीं लगाई। इससे हान शांगसी काफी असहाय महसूस कर रही थी। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, युतियान पवित्र पुत्र, मैंने आपसे आने और हमारा समर्थन करने के लिए कहा था, परेशानी पैदा करने के लिए नहीं। अगर कोई इसके खिलाफ बोली नहीं लगा रहा है तो नीलामी कैसे जारी रह सकती है? हान शांगसी वास्तव में इसका आनंद लेता है जब हर कोई किसी चीज के लिए हाथ पांव मार रहा होता है, जिससे कीमत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। अब फैंग चेन के कारण किसी ने भी बोली लगाना जारी नहीं रखा, जिससे फैंग चेन को 2 दिव्य पत्थर आसानी से प्राप्त करने की अनुमति मिली। ये सब इसलिए है क्योंकि हर कोई मुझे चेहरा दे रहा है, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यंग त्यानई और सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को मारने के बाद प्रभाव काफी अच्छा था। कम से कम यह उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बचा सकता है। हालांकि उसके पास स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है, फिर भी यह सबसे अच्छा होगा कि वह इन दिव्य पत्थरों को आसानी से प्राप्त कर सके। तीसरे दिव्य पत्थर दूसरों की तरह किसी को भी बोली लगाते नहीं देखा और फैंग चेन द्वारा 160,000 स्पिरिट पत्थरों के लिए खरीदा गया। इससे हान शांगसी को लगभग खून की उल्टी हो गई। अतीत में इन 3 दिव्य पत्थरों से कम 10 लाख स्पिरिट स्टोन मिलते थे। फैंग चेन ने नीलामी जीतने के लिए केवल 330,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए। ये सभी शुद्ध सफेद स्पिरिट पत्थर हैं। ये हान शांगसी के लिए दिल दहला देने वाला था, ये डकैती से कम नहीं था। सौभाग्य से फैंग चेन ने 3 दिव्य पत्थरों को प्राप्त करने के बाद बोली लगाना जारी नहीं रखा, अन्यथा शेष दिव्य पत्थरों को संभवतः फैंग चेन को न्यूनतम संभव कीमत पर बेचना होगा। 3 दिव्य पत्थरों को प्राप्त करने के बाद फैंग चेन ने बोली जारी रखने में रुचि खो दी और एक नई नीलामी शुरू करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए तैयार हो गए। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र, क्या आप चाहेंगे कि हमारे स्वामी पत्थर खोलने में आपकी मदद करें? डिवाइन स्टोन पवेलियन के हमारे स्वामी बेहद पेशेवर हैं। वे सैकड़ों वर्षों से पत्थर खोल रहे हैं और उन्होंने कभी गलती नहीं की, हान शान ने मुस्कुराते हुए कहा। डिवाइन स्टोन पवेलियन में एक पवित्र पत्थर खरीदने के बाद लोग आमतौर पर मंडप के स्वामी से पत्थर काटने में मदद करने के लिए कहते हैं। ये मास्टर कारीगर अत्यधिक कुशल हैं और सभी प्रकार के पवित्र पत्थरों से परिचित हैं। जब वे पत्थर काटते हैं तो कोई गलती नहीं होगी और वे पवित्र पत्थरों को पूरी तरह से खोल सकते हैं। अनावश्यक, फैंग चेन ने अपना हाथ लहराया। पत्थरों पर जुए का आनंद लेने के अलावा वह खुद पत्थरों को खोलना भी चाहता था, जो अधिक दिलचस्प होगा। पृथ्वी पर जेड पर जुए के विपरीत शानदार शिल्प कौशल के बिना किसी न किसी पत्थर के अंदर जेड का मूल्य गिर सकता है। हालांकि त्यानिक्सुआन दुनिया में पत्थरों को जुआ खेलने का तरीका अलग है। दिव्य पत्थरों में अलग अलग चीजें होती हैं।
इसमें सभी प्रकार के खजाने शामिल हैं, जैसे कि दिव्य हथियार, दुर्लभ और कीमती सामग्री, शक्तिशाली गुप्त तकनीक, दिव्य गोलियां और दवाएं, और इसी तरह। जहां तक आपको क्या मिलेगा, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। इसके अलावा दिव्य पत्थर खोलना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है, और फैंग चेन इसे किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे। चूंकि मैं जेड पर जुए के आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से इसे स्वयं करना होगा। ये सोचकर फैंग चेन ने एक व्यक्ति जितना लंबा एक दिव्य पत्थर निकाला, अपनी उंगली को चाकू में बदल दिया और उसे सीधे काट दिया। ये देखकर आसपास के कई लोग डर गए। ये यूतियान संत बहुत महत्वाकांक्षी है, वह बस इसे आधा काट देता है। क्या वह कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्रियों को नष्ट करने से नहीं डरता? बैंग! ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी कठोर चीज में कट गया हो, जिससे धातु की खनखनाहट की आवाज उत्पन्न हो रही हो। समझ गया। फैंग चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। काटना जारी रखने के बजाय उसने अपनी हथेली से दिव्य पत्थर पर थप्पड़ मारा। बैंग! दिव्य पत्थर फट गया, जिससे अनगिनत टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। धूल और धुआं उठ गया, जिसके भीतर प्रकाश टिमटिमा रहा था। जब धूल जम गई तो एक हथेली के आकार की डिस्क दिखाई दी, जो हवा में झिलमिलाती थी। एक भयानक आभा बाहर की ओर फैल गई, मानो कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ वहां खड़ा हो, जिससे सभी का दिल कांप रहा हो। एक संत स्तर का हथियार, अभी भी एक क्षतिग्रस्त दिव्य हथियार। हर कोई आंखें चौड़ी करके देखता रहा, उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। पवित्र पुत्र वास्तव में भाग्यशाली है। उन्हें अपने पहले पत्थर खोलने के प्रयास में एक संत स्तरीय हथियार मिला। महान जोऊ राजवंश के दूसरे राजकुमार ने ईर्ष्या से कहा। वह एक दशक से अधिक समय से डिवाइन स्टोन मंडप में काम कर रहा था, और अनगिनत दिव्य पत्थर उसके हाथों से गुजरे थे। पिछले कुछ वर्षों में उसकी फसल का कुल मूल्य फैंग चेन के संत स्तर के हथियार के आधे से भी कम था। ये सच है कि वे क्या कहते हैं, तुलना खुशी की चोर है। आह, कितने साल हो गए हैं जब दिव्य पत्थर मंडप ने संत स्तर के हथियार के समान मूल्य की एक दिव्य कलाकृति का उत्पादन किया है। एक बूढ़े आदमी ने हान शेंगसी की ओर देखा और पूछा। लगभग 20 या 30 साल हो गए हैं, हान शान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस समय बहुत खुश था। फैंग चेन की संत स्तरीय हथियार को उजागर करने की क्षमता उनके दिव्य पत्थर मंडप के लिए एक बड़ी बात थी, और यह उनके दिव्य पत्थर मंडप के लिए सबसे अच्छा प्रचार था। एक बार जब कोई अपने दिव्य पत्थर मंडप से संत स्तर का हथियार प्राप्त कर लेता है, तो ये कई लोगों को लुभाएगा और वे लगातार अपने दिव्य पत्थर मंडप से दिव्य पत्थर खरीदेंगे। अगर हम यूतियान शेंगजी जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जोड़ दें, तो और भी अधिक लोग इसे खरीदेंगे। इन चीजों से उत्पन्न मूल्य फैंग चेन को कम कीमत पर दिव्य पत्थर खरीदने से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। बेशक हान शांगसी का भी दिल टूट गया था कि फैंग चेन इतनी कम कीमत पर इन दिव्य पत्थरों को प्राप्त करने में सक्षम था। आखिरकार ये कीमत व्यावहारिक रूप से लागत मूल्य है। हालांकि चूंकि फैंग चेन ने एक दिव्य स्तरीय हथियार खोल दिया है, इसलिए इन नुकसानों की भरपाई जल्दी से की जा सकती है। आपको प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अभी इसकी भरपाई कर सकते हैं। 8 लाख दिव्य पत्थर। महान जोऊ राजवंश के दूसरे राजकुमार को उस दिव्य पत्थर में बहुत दिलचस्पी थी जिसकी नीलामी की जा रही थी, और निर्णायक रूप से अपनी बोली लगाए इसे जीतना चाहता था। अन्य जिन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाना था, वे भी बोली में शामिल हो गए। 1 लाख 2 लाख स्पिरिट स्टोन। दूसरा राजकुमार, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भी इस दिव्य पत्थर से बेहद लुभाता हूं। इसे आपसे लेने की कोशिश करने के लिए मुझे दोष न दें। एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, तो देखते हैं कि सबसे अधिक बोली लगाने वाला कौन जीतता है। 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन। दूसरे राजकुमार ने एक और कीमत बताई। जब स्पिरिट स्टोन्स की बात आती है, तो उनके जैसे रॉयल्टी कभी किसी से नहीं डरती हैं। सभी को इसे पकड़ने के लिए हाथ पांव मारते देखकर हान शेंगसी बहुत खुश हुआ। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, क्या इसे वे सेलिब्रिटी प्रभाव कहते हैं? फैंग चेन की हरकतों ने अभी दर्शकों की रुचि को तुरंत बढ़ा दिया। ये कीमत हान शांगसी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि एक दिव्य पत्थर भी उन 3 दिव्य पत्थरों के नुकसान की भरपाई कर सकता है जो फैंग चेन को अभी अभी मिले थे। 9 गहन आत्मा मोहर। 9 गहन आत्मा मोहर। ऐसा लगता है कि इस संत स्तरीय हथियार में आत्मा को दबाने का प्रभाव है, जो सोल हेवन सील के समान है, लेकिन इसका प्रभाव सोल हेवन सील जितना अच्छा नहीं है। फैंग चेन ने इस संत स्तरीय दिव्य हथियार को महसूस किया और पाया कि यह सोल हेवन सील के समान है, जिसमें दिव्य आत्मा को दबाने और उसकी रक्षा करने का प्रभाव है। ये प्रभावी रूप से किसी की अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है यदि दुश्मन की आत्मा द्वारा हमला किया जाता है। हालांकि 9 प्रोफाउंड सोल सील काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह उसकी सोल हेवन सील जितनी अच्छी नहीं है। फैंग चेन की सोल हेवन सील क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से विरासत में मिली थी। इसमें कुछ सम्राट स्तर की सामग्रियां शामिल हैं, लेकिन इसमें सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के दावसार का अभाव है। यदि इसमें सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के दावसार और दाव पैटर्न होते, तो यह सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार बन सकता था। हालांकि 9 प्रोफाउंड सोल सील ऐसा नहीं कर सकती।
सामान्य तौर पर 9 प्रोफाउंड सोल सील की ऊपरी सीमा बर्निंग हेवन सील के करीब कहीं नहीं होती है। ये सोचकर फैंग चेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर 9 प्रोफाउंड सोल सील को स्वीकार कर लिया। इसके बाद फैंग चेन ने 2 और दिव्य पत्थर खोले। अन्य 2 दिव्य पत्थर पहले वाले की तरह अद्भुत नहीं थे, वे सिर्फ साधारण चीजें थीं। इसका कुछ मूल्य है लेकिन ज्यादा नहीं। ये सब करने के बाद फैंग चेन ने दिव्य पत्थर मंडप छोड़ दिया। तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग को संदेह से भरे चेहरे से देखा। यह महिला अभी तक क्यों नहीं गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वे इसे मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हों? महाराज, क्या आप मुझे साथ आना पसंद नहीं करते? हुआ मिंगयिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और सहर्ष कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे वास्तव में ये पसंद नहीं है। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, मुख्य कारण यह है कि यह छोटा लोमड़ी बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। वह जहां भी जाती है वह आकर्षण का केंद्र बन जाती है, जो फैंग चेन को पसंद नहीं है। ये कम महत्वपूर्ण तरीके से यात्रा करने के उनके दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। क्या पाखंडी है! वह खुद को अपने दिल में थोड़ा शैतान कहता है, लेकिन कहता है कि उसे सतह पर यह पसंद नहीं है। हुआ मिंगयिंग ने अपने दांत पीस लिए, खुद से शातिर सोच रहा था। ये यू तियान संत वास्तव में 2 चेहरे वाला है। अगर मैं यह नहीं सुन सकता कि वह क्या सोच रहा था, तो मैं उसके द्वारा पूरी तरह से मूर्ख बन गया होता। पवित्र पुत्र, यद्यपि आप लोगों को आपका अनुसरण करना पसंद नहीं करते हैं, वे आपका अनुसरण करना पसंद करते हैं। क्या आप वास्तव में उन्हें भगाना चाहते हैं? इसके अलावा पवित्र पुत्र उनके लिए खड़ा हुआ और उस सर्प कबीले के पवित्र पुत्र को मार डाला। अगर पवित्र पुत्र चला जाए तो उनका क्या होगा? हुआ मिंगयिंग ने दयनीय होने का नाटक करते हुए कहा। ठीक है। फैंग चेन असहाय महसूस कर रहा था। अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई है तो अगर वह चाहती है तो उसे अनुसरण करने दें। और इसलिए हुआ मिंगयिंग ने वानलिंग शहर के दौरे पर फैंग चेन का अनुसरण किया, मूल रूप से पूरे शहर को कवर किया, अंत में रहने के लिए एक सराय खोजने से पहले। फैंग चेन मूल रूप से छोड़ना चाहती थी, लेकिन हुआ मिंगयिंग ने कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है। एक कमरे में हुआ मिंगयिंग ने फैंग चेन को कुछ घबराहट से देखा और कहा, महाराज, मुझे आपसे एक एहसान पूछना है, क्या ये ठीक है? बस मुझे बताओ कि यह क्या है? फैंग चेन ने पूछा, उसका चेहरा संदेह से भरा था। ये छोटा सा भूत वास्तव में क्या करना चाहता है? महाराज, मैं आपसे खेती करने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? ये कहने के बाद हुआ मिंगयिंग ने येन्यांग दिव्य जल निकाला जो उसने लिन लुओवेई से छीना था, और उसके हाथ की एक लहर के साथ वह सीधे उसके सामने दिखाई दिया। येन्यांग दिव्य जल। 1 मिनट रुकिए, ये बात हुआ मिंगयिंग के हाथों में कैसे समाप्त हुई? क्या येन्यांग दिव्य जल जियो युनटिंग द्वारा प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए और फिर लिन लुओवेई द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए? ये देखकर फैंग चेन पूरी तरह से दंग रह गया। मूल कथानक के अनुसार येन्यांग दिव्य जल को जियो युनटिंग और लिन लुओवेई द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए था, तो ये हुआ मिंगयिंग के हाथों में कैसे समाप्त हुआ? फैंग चेन के विचारों को सुनकर हुआ मिंगयिंग भी संदेह से भर गया। इस आदमी को कैसे पता चला कि येन्यांग दिव्य जल लिन लुओवेई से चुरा लिया गया था? और यह जियो युनटिंग कौन है? स्पष्ट रूप से आसपास कोई और नहीं था जब उसने लिन लुओवेई से येन्यांग दिव्य जल छीन लिया था। ठीक है, चलो अब इसके बारे में नहीं सोचते हैं, हमें व्यवसाय में उतरने की जरूरत है। हुआ मिंगयिंग ने फैंग चेन की ओर देखा और सीधे कहा, महाराज, आपकी अभिव्यक्ति को देखते हुए आप जानते हैं कि यह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जब से मैं आपसे मिलने आया हूं, मुझे लगता है कि आप भी मेरे इरादों को जानते हैं। हुआ मिंगयिंग ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए। वैसे भी फैंग चेन अपनी भावनाओं को समझता था और जानता था कि वह कौन था, इसलिए उसे दिखावा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या वे साफ हो गए हैं? फैंग चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब उसने हार माननी शुरू कर दी तो कथानक ने एक मोड़ ले लिया। हालांकि फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग को अस्वीकार नहीं किया। हुआ मिंगयिंग बेहद मोहित थी और इसके अलावा वह एक आकर्षक छोटी लोमड़ी थी जो किसी को भी मार सकती थी। इस स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति मना कैसे कर सकता है? पवित्र पुत्र, क्या आपको ये पसंद नहीं है? जैसे ही वह बोल रही थी, हुआ मिंगयिंग सीधे फैंग चेन के खिलाफ झुक गई। अगले ही पल, मानो किसी बल से खींचा गया हो, येन्यांग दिव्य जल पूरे कमरे में फैल गया और उन दोनों को घेर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ तेज गर्जना भूकंप की तरह थी। येन्यांग दिव्य जल येन्यांग क्यूई में बदल गया, जो कमरे में व्याप्त था और दोनों द्वारा अवशोषित किया गया था। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति फैल गई जो आसपास की रक्षा कर रही थी। कमरे के अंदर शोर कितना भी तेज क्यों न हो, उसे बाहर नहीं सुना जा सकता, जैसे कि कमरा अलग थलग हो। एक रहस्यमय शक्ति ने पूरे कमरे को घेर लिया, जो किसी के लिए भी अगोचर था। कमरे के अंदर फैंग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक शक्तिशाली आभा हवा में भर रही थी, जो सफेद रोशनी से ढकी हुई थी। आत्मज्ञान के 9 स्वर्ग। फैंग चेन ने अपनी आभा वापस ले ली और अपने आप से बुदबुदाया,
यिनयांग दिव्य जल द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद उनकी साधना फिर से टूट गई, ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई और वह शून्य क्षेत्र में वापसी से केवल एक कदम दूर थे। इसके अलावा उसके पास कई गुप्त तकनीकें और एक दाववादी काया है जो उसे संत स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ने की क्षमता देता है। वे अब युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं से काफी आगे निकल गए हैं, कुछ ऐसा जिसकी तुलना युवा पीढ़ी नहीं कर सकती। एक बार जब वह शून्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह पुरानी पीढ़ी की ताकत सीमा के भीतर होगा और वह पुरानी पीढ़ी के पावरहाउस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव हुआ होगा। फैंग चेन ने हुआ मेंगिंग की ओर देखा जो बगल में खेती कर रही थी और उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। वास्तव में हुआ मेंगिंग का यिनयांग दिव्य जल प्राप्त करना वास्तव में उनकी अपेक्षाओं से परे था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मूल कहानी की तरह जियो युनटिंग यिनयांग दिव्य जल प्राप्त करेंगे और फिर लिन लुओवेई के साथ इसे परिष्कृत करेंगे, या शायद जियो युनटिंग ने इसे प्राप्त किया और इसे दूसरों के साथ परिष्कृत किया। कभी यह उम्मीद नहीं की कि हुआ मेंगिंग इसे प्राप्त करेगा और अपने साथ इसे परिष्कृत करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी टालमटोल की जिम्मेदारी के कारण साजिश बदल गई? फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि सतह पर ऐसा लग रहा था कि उसके ढीले होने के कारण कथानक अपने पाठ्यक्रम से भटक गया था, लेकिन उसे बहुत अजीब लगा, जैसे कि यह पूरी तरह से उसके अपने आलस्य के कारण नहीं था बल्कि अन्य कारकों के कारण भी था। जहां तक ये क्या है, वह फिलहाल इसके बारे में नहीं सोच सकता था। अगर कथानक बदल जाता है तो उसे बदलने दो। वैसे भी अगर मैं हार मानने जा रहा हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। फैंग चेन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब उसने हार मानने का फैसला किया तो ये घटनाएं उसके लिए अप्रासंगिक होने के लिए नियत थीं और वह स्वाभाविक रूप से उनकी परवाह नहीं करेगा। अगर उसे परवाह होती तो वह हुआ मेंगिंग के साथ यिनयांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए सहमत नहीं होता। वास्तव में फैंग चेन अपने दिल में जानता था कि जिस क्षण उसने हुआ मेंगिंग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उस क्षण उसे इनाम का ये हिस्सा नहीं मिलना तय था। लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसके लिए हार मानने का मामला पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। आप हार मानना चुन सकते हैं या नहीं, सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि आप बस एक इनाम खो देंगे। इसके अलावा हुआ मेंगिंग पहले से ही इस स्थिति में है, एक सामान्य आदमी संभवतः मना कैसे कर सकता है। इसकी तुलना में हार मानने को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। यिनयांग दिव्य जल के बिना पुरुष और महिला नायक ने शुरुआती चरणों में उठने का मौका पूरी तरह से खो दिया है, जिससे उनके लिए भविष्य में उठना और भी मुश्किल हो गया है। हालांकि वे दोनों महानता के लिए किस्मत में हैं और शायद उनके पास अन्य अवसर होंगे, लेकिन ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। फैंग चेन को जियो युनटिंग की परवाह नहीं थी। दूसरा व्यक्ति कैसा है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक इस हुआ मेंगिंग की बात है, हमें उस पर बाद में विचार करना चाहिए। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। जहां तक वह जानता था, हुआ मेंगिंग मूल कहानी में बहुत कठिन स्थिति में था। यद्यपि वह चंद्रमा महल की पवित्र युवती है, उसका व्यवहार चंद्रमा महल के साथ असंगत है, जो चंद्रमा महल के भीतर उच्च आप से उसके प्रति कम दोस्ताना रवैया की ओर ले जाता है। सामान्य शिष्य स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते थे, लेकिन मून पैलेस के उच्चाधिकारियों को वह ज्यादा पसंद नहीं थी और वास्तव में वह शुरुआत में पवित्र युवती भी नहीं थी। हुआ मेंगिंग के संत बनने में सक्षम होने का कारण यह था कि उसका मालिक एक बहुत ही तुच्छ बूढ़ी चुड़ैल थी जिसने उसे कुछ उद्देश्यों के लिए संत बनने के लिए मजबूर किया था। हुआ मेंगिंग को संत बनाने में उस बूढ़ी चुड़ैल का कोई अच्छा इरादा नहीं था। ये तथाकथित गुरु शिष्य संबंध के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि हुआ मेंगिंग के पास उसका उपयोग करने के लिए कुछ था। यहाँ तक कि हुआ मेंगिंग की मून पैलेस में अपनी पवित्रता बनाए रखने की क्षमता भी इस बूढ़ी चुड़ैल से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। मून पैलेस जैसी जगह में दोहरी साधना किए बिना कोई संत नहीं बन सकता। हुआ मेंगिंग के गुरु ने ऐसा करने का कारण यह था कि उस व्यक्ति का पक्ष जीतने के लिए उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति को दे दिया जाए। ये कहा जा सकता है कि हुआ मेंगिंग शुरू से ही उसके मालिक का मोहरा बन गया था। मूल उपन्यास में जियो युनटिंग हुआ मेंगिंग का दिल जीतने में सक्षम था, न केवल इसलिए कि हुआ मेंगिंग फैंग चेन द्वारा बुरी तरह घायल हो गई थी, बल्कि इसलिए भी कि जियो युनटिंग ने उसे एक नायक के रूप में बचाया था। हुआ मेंगिंग के लिए, जो उस समय निराशा में थी, जियो युनटिंग की उपस्थिति एक सफेद घोड़े पर एक राजकुमार के आगमन की तरह थी। अब जब उसने हुआ मेंगिंग के साथ ऐसा रिश्ता विकसित कर लिया था, तो फैंग चेन स्वाभाविक रूप से आलस्य से नहीं बैठेगा। उसी समय एक तेज दहाड़ सुनाई दी। हुआ मेंगिंग की खेती भी समाप्त हो गई और उसकी आभा अचानक बढ़ गई, सीधे सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गई। महामहिम वास्तव में दुर्जय हैं, उसने उसे काफी बेरहमी से सताया। हुआ मेंगिंग फैंग चेन की बाहों में लेटी हुई थी, धीरे से बोल रही थी, मेरी प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी है। आप मुझे कैसे मुआवजा देने जा रहे हैं? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनके पास शादी में खुद को पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे जीवन भर महामहिम के साथ रहना होगा, अपने कर्ज को चुकाने के लिए एक गुलाम की तरह काम करना होगा।
हुआ मिंगयिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो ये पवित्र पुत्र केवल अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकता है। अब से आप मेरी तरफ से रहेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आप विलासिता का जीवन जिएंगे। क्या आप इच्छुक हैं? फैंग चेन ने बहुत उदार तरीके से कहा। हुआ मिंगयिंग स्वाभाविक रूप से इच्छुक था, वह फैंग चेन के साथ रहने में सक्षम होने के लिए अधिक खुश नहीं हो सकती थी। इच्छुक? हुआ मिंगयिंग ने शर्माते हुए कहा। वह केवल इस बारे में कल्पना करती थी, लेकिन अब जब उसके पास यह अवसर है, तो वह स्वाभाविक रूप से जीवन भर फैंग चेन के साथ रहने को तैयार है। हालांकि वह अंततः मून पैलेस की पवित्र युवती थी और कुछ चीजें तय करने के लिए उसके ऊपर नहीं थीं। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग की चिंता को महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा है यदि आपका राजकुमार यूएक्सिया तैयार है, लेकिन आपके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि वह बूढ़ा हक क्या सोच रहा है। यदि आप वापस जाते हैं तो आपके लिए फिर से बाहर आना मुश्किल होगा। मूल कहानी में हुआ मिंगयिंग को पहले ही एहसास हो गया था कि उसका मालिक उसका इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उसके पास मून पैलेस से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह इससे बचने में असमर्थ थी। क्या ऐसा करने से मून पैलेस आपके क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के साथ युद्ध में नहीं जाएगा? हुआ मिंगयिंग ने चिंतित भाव से कहा, यदि वह ऐसा करती है तो यह निश्चित रूप से मून पैलेस और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के बीच संघर्ष का कारण बनेगी। क्या महामहिम चंद्रमा देवी ऐसा करने की हिम्मत करती हैं? आपका मालिक कोई पुरुषोवर नहीं है, वह इतना कृतघ्न और थकाऊ कुछ नहीं करेगी। फैंग चेन ने शांति से कहा, हालांकि मून पैलेस एक शीर्ष स्तरीय शक्ति है, लेकिन इसकी तुलना क्लाउड हेवन होली लैंड जैसी प्रमुख शक्ति से नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या आपका बादल स्वर पवित्र भूमि मुझे स्वीकार करेगा? हुआ मिंगयिंग अभी भी कुछ चिंतित लग रही थी। वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन केवल तभी जब वह उसे कोई परेशानी न दे। आखिरकार वह मून पैलेस की पवित्र युवती है और मून पैलेस का आचरण सभी को पता है। हालांकि वह अभी भी कुंवारी है, लेकिन इस पर कौन विश्वास करेगा? यूपियान शिंगजी फैंग चेन के पक्ष में उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से उसे परेशानी का कारण बनेगी, जो कि हुआ मिंगयिंग नहीं देखना चाहती थी। आपको क्यों लगता है कि हमारी पवित्र भूमि आपको स्वीकार नहीं करेगी? मैं आपको बता दूं, आप इस पवित्र पुत्र के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, वह हजारों वर्षों के लिए क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की एकमात्र आशा है। पवित्र भूमि में उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से उच्च थी, जो सामान्य पवित्र पुत्रों की तुलना में नहीं थी। ये सुनने के बाद हुआ मिंगयिंग को एहसास हुआ कि वह इसके बारे में अधिक सोच रही थी। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में फैंग चेन की स्थिति को केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर और 10,000 अन्य लोगों से ऊपर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। महाराज, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे फेरी लिन को जलन होगी? हुआ मिंगयिंग मुस्कुराए। उसके लिए ईर्ष्या करने के लिए क्या है? वह गुप्त रूप से चाहती है कि वह खुद को उससे दूर कर सके। फैंग चेन ने असंतुष्ट नजर से कहा, दानव और सांप दौड़ की पवित्र भूमि के भीतर एक विशाल मंडप के अंदर अनगिनत दीपक रखे गए थे, जो भयानक लपटों से जल रहे थे, जिसने पूरी इमारत को रोशन कर दिया था। इन दीपकों को जीवन दीपक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत विशेष, दुर्लभ और कीमती सामग्री से बना है। एक बार जब जीवन शक्ति का संचार हो जाता है तो दीपक के मालिक की जीवन विशेषताओं को देखा जा सकता है। जीवन दीपक जितना उज्ज्वल होगा, उस व्यक्ति की जीवन शक्ति उतनी ही मजबूत होगी जो इसका मालिक है। इसके विपरीत, जीवन दीपक जितना कमजोर होता है, वह उतना ही कमजोर होता है। एक बार जब जीवन दीपक बुझ जाता है तो इसका मतलब है कि जीवन दीपक के मालिक का निधन हो गया है। कई शक्तिशाली शक्तियां महत्वपूर्ण शिष्यों की जीवन शक्ति का निरीक्षण करने के लिए जीवन दीपकों का उपयोग करती हैं। अगर इन महत्वपूर्ण शिष्यों के साथ कुछ भी होता है तो इन शक्तिशाली ताकतों को तुरंत पता चल जाएगा। दानव और सर्प दौड़ के जीवन दीपक मंडप में इन जीवन दीपकों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। लैंप जितने ऊंचे होंगे उतने ही कम होंगे, जिसका अर्थ है कि इन लैंपों के मालिकों का दानव और सांप जातियों के बीच उच्च दर्जा है। सबसे ऊपर का जीवन दीपक अचानक बिना किसी चेतावनी के बुझ गया। ये तुरंत बाहर चला गया। क्योंकि यह अचानक हुआ था, लाइफ लैंप मंडप की रखवाली करने वाले शिष्यों ने इसे तुरंत नोटिस नहीं किया। काफी देर बाद शिष्य को एहसास हुआ कि सबसे ऊपर का जीवन दीपक बुझ गया है। जीवन दीपक की खोज करने पर शिष्य का शरीर अनजाने में कांपने लगा। उसने एक शिष्य को अपने बगल में धकेल दिया और घबराकर कहा, क्या वह जीवन दीपक महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक है? कौन सा? शिष्य ने सहज रूप से देखा और जब उसने जीवन दीपक को बुझते देखा तो वह भयभीत हो गया। महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक बुझ गया है, जो उसके पतन का प्रतीक है। पृथ्वी पर किसके पास महामहिम पवित्र पुत्र को मारने का दुस्साहस है? दोनों शिष्य तुरंत घबरा गए। पवित्र पुत्र की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ हुआ है, कुछ भयानक हुआ है। हमें तुरंत बड़े को इसकी सूचना देनी चाहिए।
दोनों शिष्य जल्दी से लाइफ लैम्प पवेलियन से बाहर निकल गए। जल्द ही लाइफ लैम्प पवेलियन में कई शक्तिशाली हस्तियां दिखाई दीं। दूसरे बुजुर्ग महामहिम पवित्र पुत्र का जीवन दीपक बुझ गया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के जीवन दीपक को देखा। अगले ही पल एक तेज आवाज सुनाई दी और एक शक्तिशाली दबाव बह गया, जिससे शिष्यों को घुटन महसूस हुई। महामहिम पवित्र पुत्र कहाँ गए? बूढ़े ने पूछा। महामहिम दानव और सांप जातियों के बीच एक ऊंचा स्थान रखते हैं और उनका भाग्य सर्प जाति के भविष्य से जुड़ा हुआ है। किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं है। मैंने सुना है कि महामहिम पवित्र पुत्र वानलिंग शहर में जुआरियों के पत्थर के भगवान के पास गए थे। शिष्यों में से एक ने उत्तर दिया। ये सुनकर कई बुजुर्गों की भौहें तंग गईं। यदि यह वानलिंग शहर में होता तो अधिकांश लोग शायद पवित्र पुत्र को छूने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन महामहिम का जीवन दीपक बुझ गया है। क्या हुआ? तुरंत जांच करो, पता लगाएं कि किसने महामहिम पवित्र पुत्र पर हाथ रखने की हिम्मत की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, जो कोई भी हमारे पवित्र पुत्र पर हाथ रखने की हिम्मत करता है, उसे भारी कीमत चुकानी होगी। हमारे सर्प कबीले का पवित्र पुत्र व्यर्थ नहीं मर सकता, एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी बड़ी शक्ति है, अगर उनके पवित्र पुत्र को मार दिया जाता है तो वे इसे जाने नहीं देंगे। महामहिम पवित्र पुत्र का पतन हो गया है, यह एक निर्विवाद तथ्य है। हालांकि हमारा सर्प कबीला एक पवित्र पुत्र के बिना नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा के तहत सभी युवा शिष्यों को प्रतिस्पर्धा करने और पवित्र पुत्र की एक नई पीढ़ी का चयन करने के लिए वापस आने दें। एक और बुजुर्ग बोला। अन्य बुजुर्गों ने चुपचाप सिर हिलाया, बिना किसी आपत्ति के, जैसे कि वे पहले से ही ऐसी चीजों के अभ्यस्त थे। ये सर्प कबीले की विशेषता है, भले ही पवित्र पुत्र अभी गिर गया हो, फिर भी एक नया पवित्र पुत्र तुरंत चुना जाना चाहिए। सर्प कबीले के ग्रैंड हॉल के अंदर सभी उच्च पदस्थ सदस्य यहाँ एकत्र हुए, जिसमें प्राचीन कबीले के प्रमुख स्वाभाविक रूप से प्रमुख थे। उन्होंने कहा, मामले की जांच की गई है और पता चल गया है। महामहिम पवित्र पुत्र की मृत्यु बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र फैंगचेन के हाथों हुई और यह हमारे पवित्र पुत्र थे जिन्होंने सबसे पहले प्रहार किया। सर्प कुल का तीसरा बुजुर्ग बोला। ये सुनते ही हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। यदि पवित्र पुत्र पुरानी पीढ़ी या कमजोर शक्ति के हाथों मर गया होता तो वे इसके बारे में एक बड़ा उपद्रव कर सकते थे, लेकिन अगर वह बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के हाथों मर जाता है तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्या किसी शक्तिशाली बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया है? सर्प कुल के दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। इस मामले का फायदा उठाया जा सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरानी पीढ़ी की कोई शक्तिशाली हस्ती इसमें शामिल होती है या नहीं। यदि कोई शक्तिशाली बुजुर्ग हस्तक्षेप करता है तो उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का अवसर होगा। नहीं, न तो फैंगचेन के अभिभावक और न ही हमारे पवित्र पुत्र के अभिभावक ने कोई कदम उठाया। इसके अलावा न केवल हमारे पवित्र पुत्र की मृत्यु फैंगचेन के हाथों हुई, बल्कि विशालकाय ईगल कबीले के यंग त्यानई की भी फैंगचेन के हाथों मृत्यु हो गई। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उन दोनों को फैंगचेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया है और उनके पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं है। सर्प कुल का तीसरा बुजुर्ग बोला। असंभव, ये कैसे हो सकता है? यूपियान पवित्र पुत्र फैंगचेन केवल सम्राट क्षेत्र में है और उसकी साधना का स्तर हमारे पवित्र पुत्र से भी कम है। वह हमारे पवित्र पुत्र को कैसे दबा सकता है? यह मामला निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। ये बहुत संभावना है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी ने हस्तक्षेप किया है। एक सांप कबीले के बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। यदि उनके पवित्र पुत्र ने इस बादल स्वर्ग पवित्र पुत्र के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और फिर नष्ट हो गए तो वे इसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि फैंगचेन की साधना का स्तर उनके पवित्र पुत्र की तुलना में कम था, फिर भी उसे दबा दिया गया, जो अनुचित है। फैंगचेन ने कुछ समय पहले ही एक कदम उठाया था, लेकिन उसने अभी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। वह संभवतः उनके पवित्र पुत्र के लिए एक जोड़ी कैसे हो सकता है? तो इसमें कुछ अजीब है। भले ही यू तियान शेंगजी की प्रतिभा असाधारण हो, लेकिन इतने कम समय में इतना सुधार करना उनके लिए असंभव है। इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि यह फैंगचेन का अभिभावक ही रहा होगा जिसने ये कदम उठाया होगा। उन्होंने कहा, मुझे भी लगता है कि यह मामला आसान नहीं है। ये बहुत संभावना है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया हो। युवा पीढ़ी आपस में लड़ रही है, लेकिन पुरानी पीढ़ी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में हस्तक्षेप कर रही है। ये नियम तोड़ रहा है। वास्तव में चूंकि बादल स्वर्ग पवित्र भूमि ने नियमों को तोड़ा और हमारे पवित्र पुत्र को मार डाला, इसलिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। आखिरकार वह हमारे सर्प कबीले का पवित्र पुत्र है। आप लोगों को अपनी मर्जी से उसे मारने दे सकते हैं, लेकिन हम अपने पवित्र पुत्र को व्यर्थ मरने नहीं दे सकते। सर्प कबीले के उच्च अधिकारी यह विश्लेषण करने के बाद उत्साहित हो गए कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी के एक कदम उठाने की संभावना थी। यदि युवा पीढ़ी संघर्ष करती है और सर्प प्रभु के पवित्र पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा।
हालांकि अगर क्लाउड हेवन होली लैंड की शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी शामिल हो जाती है तो यह मामला इतना आसान नहीं होगा। तीसरे बुजुर्ग, फैंग चेन की ताकत का परीक्षण करने के लिए हमारे कबीले के ज्ञानोदय क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक को अपने साथ ले जाएं। यदि फैंग चेन हमारे कबीले में ज्ञानोदय क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से नहीं हरा सकता है तो इसका मतलब है कि फैंग चेन हमारे पवित्र पुत्र को दबाने की ताकत से बहुत दूर है। इसका मतलब ये भी है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। सर्प कबीले के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह बोल रहा था उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली हत्या का इरादा निकला। सर्प कबीले के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य चुप रहे। वे समझ गए कि यदि क्लाउड हेवन होली लैंड की पुरानी पीढ़ी की शक्तिशाली हस्तियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो यह नियमों को तोड़ देगा और अनिवार्य रूप से दो प्रमुख ताकतों के बीच टकराव का कारण बनेगा। दूसरी तरफ, इसे ले लो। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग को 9 प्रोफाउंड सोल सील सौंप दी। उसके पास पहले से ही सोल हेवन सील है, इसलिए 9 प्रोफाउंड सोल सील उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसे रखने की तुलना में आत्मरक्षा के लिए हुआ मिंगयिंग को देना बेहतर है। धन्यवाद युवा मास्टर। हुआ मिंगयिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन वह समारोह में खड़ी नहीं हुई और सीधे 9 प्रोफाउंड सोल सील को स्वीकार कर लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि फैंग चेन की स्थिति को देखते हुए उसके पास निश्चित रूप से ऐसे संत स्तर के दिव्य हथियारों की कमी नहीं थी। संत स्तर के दिव्य अस्त्र अत्यंत मूल्यवान होते हैं, यहाँ तक कि शक्तिशाली ताकतों के पास भी शायद ही कभी ऐसे हथियार हों। इसके अलावा यह एक दिव्य हथियार है जो आत्मा की रक्षा करता है, जिससे इसका मूल्य अकल्पनीय हो जाता है। अगर आपको ये पसंद है तो ये बहुत अच्छा है। फैंग चेन ने हुआ मिंगयिंग के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कहना होगा, हुआ मिंगयिंग का चेहरा वास्तव में स्पर्श करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। महाराज, आपने मेरे चेहरे पर इतना चुटकी ली है कि यह अब अच्छा नहीं लगता। हुआ मिंगयिंग ने नाराजगी भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि वह गुप्त रूप से प्रसन्न थी, वह मन की इस स्थिति से प्यार करती थी और इसके लिए बेहद तरसती थी। हुआ मिंगयिंग के लिए वह नहीं था जिसका वह पीछा कर रही थी। वह वास्तव में जो चाहती थी वह एक गर्म परिवार और शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन जीना था। हालांकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं और जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा होता है, जो हुआ मिंगयिंग को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जो उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी स्थिति के किसी व्यक्ति को कहना चाहिए। फैंग चेन ने बात की। एक बार जब आप सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जब तक कि आपकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त न हो जाए, तब तक आप सार रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकते हैं। यदि आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आत्मा की मरम्मत के लिए दुर्लभ और कीमती सामग्री की आवश्यकता होती है और फिर शरीर को पुनर्जन्म के लिए फिर से बनाया जा सकता है। यह अंडरवर्ल्ड के उस बूढ़े आदमी के समान है जिसकी आत्मा को बहुत अधिक नुकसान हुआ था और जिसकी उत्पत्ति लगभग चली गई थी, जिससे उसकी आत्मा का केवल एक टुकड़ा रिंग स्पेस में जीवित रह गया था। कुछ देर तक एक दूसरे से छेड़खानी करने और चिढ़ाने के बाद दोनों ने सराय छोड़ दी और वानलिंग सिटी छोड़ने की तैयारी की। बूम! एक तेज दहाड़ सुनाई दी। अचानक एक शक्तिशाली दबाव बह गया और इस दिशा से अंतहीन प्रकाश आया। अगले ही पल वानलिंग शहर के सभी काश्तकारों की आत्माएं कांप उठीं और उनमें से कई विरोध करने में असमर्थ थे। उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। क्लिक करें। सीधे आकाश में एक मार्ग दिखाई दिया और दो विशाल जीव निकले। एक सुनहरे तराजू वाला एक विशाल अजगर था जो सुनहरी रोशनी से झिलमिलाता था। उसी समय इसने एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किया और इसकी विशाल पुतलियां सूर्य की तरह पूरे वानलिंग शहर को देखते हुए आकाश में लटकी हुई थीं। संत क्षेत्र, वह प्राचीन सर्प जाति से था और वह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। दूसरी तरफ एक विशाल चील था। इसे एक विशाल ईगल कहा जाता है, लेकिन यह एक कुनपेन की तरह दिखता है जो आकाश में उड़ता है और सूरज को मिटा देता है। इसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और यहाँ तक कि इस विशाल चील के पंख भी सुनहरे हो गए थे। प्राचीन दानव जाति के एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ, विशाल ईगल कबीले। वानलिंग शहर में 2 सेंट दायरे के विशेषज्ञों के आगमन से बहुत हलचल मच गई। उन्होंने आकाश से शहर को देखा और उनकी शक्तिशाली आभा ने शहर के सभी विशेषज्ञों को कांप दिया। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र कहाँ है? एक जबरदस्त आवाज एक भयानक दबाव के साथ सभी के कानों तक पहुंच गई। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र वास्तव में 10,000 आत्माओं के शहर में है। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और ईगल तियानई दोनों की मृत्यु बादल स्वर्ग पवित्र पुत्र के हाथों हुई। ऐसा लगता है कि ये 2 महान दानव कबीले के शाही परिवार बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, क्या ये युवा पीढ़ी के बीच टकराव नहीं होना चाहिए था? इन 2 प्राचीन दानव कुलों की शक्तिशाली हस्तियों की पुरानी पीढ़ी क्यों शामिल हो रही है? प्राचीन दानव जाति ने सीमा पार कर ली है। अगर यूंटियन के पवित्र पुत्र को कुछ भी होता है तो यूंटियन पवित्र भूमि शायद इसे जाने नहीं देगी। क्या ये 2 दानव कबीले जीते जीते थक गए हैं?
उन्होंने वास्तव में युनटियन के पवित्र पुत्र पर हमला किया। क्या वे युनटियन पवित्र भूमि से प्रतिशोध से नहीं डरते? क्या ये लोग दर्द और सीखे गए सबक को भूल गए हैं? कई लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया और आकाश में दो शक्तिशाली आकृतियों को देखकर चौंक गए। वानलिंग शहर में दो महान दानवशाही परिवारों के दो शक्तिशाली सेंट दायरे विशेषज्ञों के आगमन, जो यू तियान शेंगजी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते थे, ने कई लोगों को चौंका दिया। जब पुरानी पीढ़ी युवा पीढ़ी से संबंधित मामलों में शामिल हो जाती है तो स्थिति का स्वरूप बदल जाता है। एक बार जब नियम टूट जाते हैं तो कोई तियानिक्सुआन दुनिया में हर किसी की आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा और परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह अनिवार्य रूप से ध्यान में लाता है कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था। यही कारण था कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर दिया, जिससे एक प्राचीन दानवशाही परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और कभी भी अपनी ताकत वापस नहीं पा सका। इसने दुनिया को क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की शक्ति से भी अवगत कराया। मैं यहाँ हूँ। फैंग चेन इस शक्तिशाली दबाव से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह आकाश की ओर चला गया जैसे कि यह समतल जमीन हो। आकाश की ओर देखते हुए और दो सेंट दायरे के विशेषज्ञों को देखते हुए उन्होंने शांति से कहा, दो संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ सेना में शामिल हो रहे हैं। क्या यह उन दो अच्छे का बदला लेने के लिए है? लेकिन आपके करने का क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि आप दोनों को इसका जवाब पता है। अपने पीछे अभिभावकों के साथ फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इन दो संघ क्षेत्र विशेषज्ञों से नहीं डरता था और उनके दबाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम स्वाभाविक रूप से यह जानते हैं और हमें याद दिलाने के लिए आप जैसे जूनियर की आवश्यकता नहीं है। हम आज यहाँ केवल एक बात जानने के लिए हैं, क्या हमारे सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और विशाल ईगल कबीले के विलक्षण यंग तियानी की मृत्यु आपके क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी से प्रभावित थी? यदि आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि हैं, भले ही आप हों, हमारी दो प्राचीन दानव जातियां इसे कभी जाने नहीं देंगी। सर्प कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने फैंग चेन को ठंड से देखा और बोला। ये सुनकर फैंग चेन अचंभित रह गया, फिर शांति से कहा, वरिष्ठों, आपके पास काफी तंत्रिका है। 10,000 साल पहले टाइगर डेमन कबीला आपकी जैसी ही स्थिति में था और मुझे उनके अंतिम भाग्य के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। विशाल का ईगल कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने उपहास किया, आपके स्वर को देखते हुए क्या आप डरते हैं? आप हाल ही में सम्राट क्षेत्र में पहुंचे हैं और अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आपके पास सर्प कबीले के पवित्र पुत्र या हमारे विशाल ईगल कबीले के कौतुक को मारने की ताकत नहीं है। इन दो विलक्षण लोगों का तात्कालिक पतन संभवतः आपकी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से शक्तिशाली शख्सियतों की पुरानी पीढ़ी के हस्तक्षेप के कारण था। क्योंकि फैंग चेन के पास सोल हेवन सील है, यहाँ तक कि सेंट दायरे के विशेषज्ञ भी उसकी साधना के स्तर को नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने सोचा कि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र में था। कितना हास्यास्पद! अगर मैं कचरे के इन दो टुकड़ों को मार दूं, तो शायद हमारी पवित्र भूमि के अन्य शक्तिशाली हस्तियों को एक कदम उठाना होगा। फैंग चेन ने उपहास किया। हे बच्चे, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, हम आज अपने कबीले के दो ज्ञानोदय क्षेत्र कौतुक को यहाँ लाए हैं। यदि आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं तो हम अपने सर्प कबीले के पवित्र पुत्र के पतन को स्वीकार करेंगे। मुझे नहीं पता कि बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र में हिम्मत है या नहीं। सर्प कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने गहरी आवाज में बात की। ये सुनकर फैंग चेन ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, अन्य प्रमुख शक्तियां अपने कबीले की प्रतिभाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करती हैं, लेकिन केवल आपके दो प्राचीन दानव कबीले ही आपके कबीले की प्रतिभाओं को बाहर भेजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप दो प्राचीन दानव कुलों को वास्तव में प्रतिभा का खजाना मिला है। आप बस अपने पास मौजूद किसी भी प्रतिभा को दूर भेज दें। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे प्रतिभाओं को मारने में बहुत मजा आता है। ये सुनकर कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। वे पहले से ही दूसरे पक्ष के कौतुक को मारने के बारे में सोच रहे हैं, इससे पहले कि यह शुरू हो जाए। जैसा कि अपेक्षित था, उनके जैसे आम लोगों की सोच इन प्रतिभाओं की सोच के अनुरूप नहीं रह सकती। इसके अलावा बहुत से लोग केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र उसे मारना चाहता है। यदि आपके पास उस तरह की ताकत है तो हम हार स्वीकार करेंगे। सर्प कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अभी भी लग रहा था कि फैंग चेन उनके सामने हवा लगा रहा था, उन्हें इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वे इतनी आसानी से भयभीत नहीं होते हैं। वहां अपनी सांस बर्बाद मत करो। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि आपके पास क्षमता है या नहीं। विशाल ईगल कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने अधीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। ठीक है, चूंकि आप सभी तियांजियाओं के सिर को उसके सिर पर भेजने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी होगी। फैंग चेन ने शांति से कहा, तुम्हें जाना चाहिए और बादल स्वर्ग के इस पवित्र पुत्र से मिलना चाहिए। ये देखकर कि फैंग चेन सहमत हो गया था, दो सेंट दायरे के विशेषज्ञों ने तुरंत अपने कबीले की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भेज दिया।
तुरंत दो विलक्षण प्रतिभाएं हवा में उड़ गईं, उनकी आभा बढ़ गई और एक शक्तिशाली दबाव बह गया। वे दोनों अत्यधिक कुशल थे, एक 5वें स्तर का किमिंग दायरे का विशेषज्ञ था और दूसरा 6ठे स्तर का किमिंग दायरे का विशेषज्ञ था। शायद वे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से काफी सावधान थे और उन्होंने मजबूत विशेषज्ञों को नहीं भेजा। अन्यथा ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर सीधे एक बिजलीघर भेजना बहुत अनुचित होगा। आखिरकार सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और यंग तियानई केवल सम्राट क्षेत्र में थे। केवल सर्प कबीले का पवित्र पुत्र थोड़ा मजबूत है, जिसके पास सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना है। ऐसी ताकत ज्ञानोदय क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर एक विशिष्ट विशेषज्ञ के बराबर है। एक स्ट्रैंड चेहरे वाले एक व्यक्ति ने फैंग चेन की ओर देखा और अहंकार से कहा, युनटियन के पवित्र पुत्र, मैं सर्प कबीले का सदस्य हूँ। इससे पहले कि वह आदमी बोलना समाप्त कर पाता, फैंग चेन ने उसे यह कहते हुए बाधित किया, आत्मपरिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मरते हुए आदमी को जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों व्यक्तियों के चेहरे काले पड़ गए और उनमें से एक जानलेवा आभा निकली, क्योंकि वे फैंग चेन को जानलेवा इरादे से घूर रहे थे।